तो आवाज आ रही क्या गाइस मेरी? हेलो, कैन यू हेल्प मी Yes, sir. Yes, sir. Sir, good morning, sir. नाउ? यस सर। अभी भी आ रही है? ठीक है, वॉइस क्लियर है ना? एक बार फिर से कंफर्म करो। या सर। ओके, Yes, sir. Clear. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट डिस्कशन तक हम लोगों ने देखा था हाउ लीनियर रिग्रेशन, एंड इन लीनियर रिग्रेशन वी हैव derived linear regression model on a data set as well. तो वो हम लोग देख चुके हैं लास्ट डिस्कशन में। जस्ट ब्रीफिंग अप द थिंग्स, तो हम लोगों ने क्या क्या किया था? वी हैव पिक अप सर आवर वॉइस डेटा। क्लियर नहीं है। वॉइस क्लियर नहीं है सर आपकी। कंसिस्टेंट हो तब बताओ, बराबर से आए तो। हेलो सर आ रही है वॉइस तो। वॉइस आ रही है? यस सर। शायद इंटरनेट का इशू है शायद। अभी ठीक आ रही है क्या? हाँ सर, पहले से ही ठीक आ रही है सर। यस सर, अभी तो ठीक है, इवन पहले भी ठीक था। यस सर। ओके। चलो, तो क्या किया था हम लोगों ने? वी हैव पिक्ड अप अ डेटा सेट Airbnb, and then the next stage what we did is data cleaning. Now data cleaning में हम लोगों ने अलग अलग प्रोसेसेस की थी। पहला ड्रॉप किया था हम लोगों ने रिलेवेंट फीचर। कोई और बता पाएगा क्या क्या हम लोगों ने किया था? रिलेवेंट कॉलम्स हम लोगों ने ड्रॉप किए थे। नल वैल्यू रिमूवल। नल वैल्यू रिमूवल किया था। देन रिप्लेसिंग बाय मीडियन वैल्यू। मीडियन। आउटलायर रिमूवल। देन डमी डेटा क्रिएशन। देन स्केलिंग, या है ना? ये सब हम लोगों ने किया था। ये था डेटा प्री प्रोसेसिंग का प्रोसेस। एंड देन साथ में कोरिलेशन हम लोगों ने देखा था। और क्या किया था? डुप्लीकेट्स को Duplicate value, रिमूव किए थे। है ना? तो ये सभी जो प्रोसेस है ये डेटा प्री प्रोसेसिंग या डेटा क्लीनिंग कहलाता है। डेटा क्लीनिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग, वॉट एवर यू वांट टू से। ठीक है, ये हम लोगों ने किया था डेटा प्री प्रोसेसिंग या डेटा क्लीनिंग। और यही जो चीजें होती है, दीज आर समथिंग विच कम्स अंडर द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द एल्गोरिदम। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द एल्गोरिदम मतलब क्या हुआ कि अपने नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि दे पिक अप द डेटा एंड विद द डेटा दे रन अ वेरी बेस मॉडल। बेस मॉडल मतलब सारे वेरिएबल लिए। जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, डेटा पिकअप करते हैं एंड आफ्टर पिकिंग अप द डेटा दे क्रिएट अ बेस मॉडल। बेस मॉडल मतलब क्या हुआ, सीधे एलआर मॉडल रन कर दिया, लीनियर रिग्रेशन मॉडल रन कर दिया। सो व्हेन दे रन लीनियर रिग्रेशन मॉडल तो उन लोगों को कुछ रिजल्ट मिलते हैं एंड देन आफ्टर दैट रिजल्ट दे ट्राई टू ऑप्टिमाइज द रिजल्ट्स और ऑप्टिमाइज द एल्गोरिदम और इम्प्रूव द रिजल्ट। ठीक है, तो रिजल्ट इम्प्रूवल के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया था? डेटा प्री प्रोसेसिंग किया था, डेटा क्लीनिंग किया था, एंड इन दैट वी हैव फॉलोड ऑल दीज स्टेप्स। ठीक, एंड देन ये सब करने के बाद तो नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया था? डेटा स्प्लिट किया था। और डेटा स्प्लिट कैसे किया था? उसको ट्रेन और टेस्ट में तोड़ा था आपने। देन आफ्टर डेटा स्प्लिट करने के बाद फिर आपने रिग्रेशन मॉडल रन किया था। रन करने के बाद इसको आपने क्या किया था? असेस किया था। असेस कैसे किया था? यानी चेक किया था इसकी एक्यूरेसी वगैरह। तो पहला आपने आर स्क्वायर वैल्यू चेक किया, देन कोफिशिएंट चेक किए थे इसके, देन क्या किया इसके अंदर? आरएमएससी कैलकुलेट किया था, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने किया हुआ है। अभी इसमें कुछ क्वेश्चन है किसी को? एनी क्वेश्चन? नो सर। है ना, यहाँ तक हम लोगों ने किया है।
एंड दैट इज ऑलमोस्ट ऑल ऑन लीनियर रिग्रेशन की जो जो हम लोगों को करना होता है, व्हाट आर स्टेप्स टू बी फॉलोड, ऑलमोस्ट सारी स्टेप्स हम लोगों ने यहाँ पे देखी है। मोटा मोटा यही सब होता है लीनियर रिग्रेशन के अंदर, ठीक है, जब भी लीनियर रिग्रेशन का मॉडल रन करते हो। नाउ ऑप्टिमाइजेशन की अगर बात करेंगे तो यही सब चीजें होती है, इसको अगर आप अच्छे से करोगे ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। नाउ विद दिस सम मोर थिंग्स आई एम गोइंग टू ऐड टू लीनियर रिग्रेशन या रिग्रेशन मॉडल में कुछ और चीजें डालता हूँ, एंड दीज थिंग्स आर समथिंग कॉल्ड एज assumptions of linear regression. Assumptions of linear regression and feature selection. ये दो चीजें मैं अभी आपको और बताता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो ये दोनों करने के बाद लीनियर रिग्रेशन ऑलमोस्ट डन है हमारा, ठीक है। नाउ इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखना कि यहां तक की जो हमारी स्टेप्स है, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसको हटा दो, बाकी सारी जो स्टेप्स है वो सब स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड है इसका मतलब क्या कि वो हर एल्गोरिदम में यूज होगी। ये रेगुलर पाइपलाइन, ये कहलाता है मशीन लर्निंग पाइपलाइन, एमएल पाइपलाइन। क्यों कहलाता है पाइपलाइन? पाइपलाइन का मतलब क्या होता है? पाइपलाइन का मतलब होता है सिक्वेंशियल स्टेप्स, सीरीज में जो चीजें हमको करनी है, एक फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे अलग अलग टास्क करने होते हैं। पहला टास्क है, दूसरा टास्क है, तीसरा टास्क है। तो ये जो टास्क है, टास्क नंबर 1, टास्क नंबर 2, टास्क नंबर 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये एक के बाद एक होता है, इसलिए इनको पाइपलाइन कहा जाता है, एंड दे आर पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग पाइपलाइन। तो ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, वेदर यू रन अ रिग्रेशन मॉडल और क्लासिफिकेशन मॉडल। रिग्रेशन मॉडल रन करो या क्लासिफिकेशन करो, दोनों में ये काम आती है और दोनों में ये यूज होती है। तो आपको ये रन करना ही है हर एक जगह पे। बस यहाँ पे जो रहेगा, अगर आपका रिग्रेशन मॉडल है तो रिग्रेशन मॉडल यहाँ रन करो, अदरवाइज क्लासिफिकेशन रन करो। तो ये दो स्टेप चेंज होती है, बाकी ये सब पूरा एज इट इज होता है, ठीक है। तो ये आपको हर बार रन करनी है, रिग्रेशन मॉडल हो या क्लासिफिकेशन मॉडल हो, हर बार हम लोग ये यूज करें, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड जब क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स में पढ़ाऊंगा, तो चूंकि मैंने ये स्टेप्स के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, तो मैं बार बार वो स्टेप्स को हर बार रन नहीं करूंगा, बिकॉज दे आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग थिंग और रिपीटेटिव वर्क होता है ये, तो मैं हर बार रन नहीं करूंगा ये सब चीजें। बट फॉर यू कि जब आपको अच्छा मॉडल बनाना है तो आपको ये रन करना ही पड़ेगा हर बार। तो जब भी मैं बोलूंगा कि आप भी कंपटीशन खेलो, या फिर जब मैं बोल रहा हूँ कि आप मॉडल बनाने की कोशिश करो, ऑप्टिमाइज करो, तो ये सब चीजें आपको उसमें कंसीडर करनी है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको? यस सर। है ना? चलो, तो आज हम लोग शुरू करते हैं लीनियर रिग्रेशन मॉडल ऑप्टिमाइजेशन से, कि मॉडल को कैसे ऑप्टिमाइज आप लोग करेंगे, ठीक। तो मैं मॉडल ऑप्टिमाइज करवा देता हूँ, और ऑप्टिमाइजेशन में पहला तो ये स्टेप्स होती है जो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, उससे हमारे पास जो भी रिजल्ट आ रहा है दे आर ऑलमोस्ट द बेस्ट रिजल्ट। देन उसके अंदर कुछ चीजें और मैं जोड़ता हूँ, विच आर कॉल्ड एज assumptions ऑफ लीनियर रिग्रेशन एंड फीचर सिलेक्शन, ठीक है। तो assumptions पे बढ़ते हैं मॉडल सिलेक्शन के। व्हाट आर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम assumptions? तो हमारे पास बेसिकली 4 डिफरेंट assumptions होते हैं लीनियर रिग्रेशन के। अब assumption मतलब क्या होता है? assumption मतलब कि हम ये मान के चले हैं कि जब हमको डेटा मिलेगा, तो डेटा मिलने पर उस डेटा में ये 4 कंडीशन तो फॉलो होगी ही। अगर ये 4 कंडीशन फॉलो होगी तो आपका लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो रहेगा वो बढ़िया रहेगा, बेस्ट रहेगा, अदरवाइज इट इज गोइंग टू नॉट परफॉर्म वेरी वेल, ठीक है। तो अगर हमने ये 4 कंडीशन फॉलो करवा दी तो हमारा मॉडल बहुत अच्छा है, अदरवाइज इस डेटा पर लीनियर रिग्रेशन मॉडल या तो नहीं लगेगा, या लगेगा तो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। सो फॉर अ डेटाबेस, और जो भी हमारे पास डेटा सेट है उस पर लीनियर रिग्रेशन चलेगा या नहीं चलेगा, वो डिसाइड करेगी ये 4 कंडीशंस। अगर हमारा डेटा ये चारों कंडीशंस को फॉलो करता है तो लीनियर रिग्रेशन बराबर चलेगा, अच्छा रिजल्ट देगा, इंप्रूव कर सकता है, और अदरवाइज थोड़ा ठीक ठाक सा ही ठीक ठाक सा ही परफॉर्म करे।
So let's check these 4 conditions. What are these 4 conditions? तो पहली कंडीशन है there is a linear relationship between x and y variable. इसका मतलब कौन समझा पाएगा मुझे? What do you mean by this? x और y के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए. सर मतलब एक इंक्रीज हो तो दूसरा भी इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए. करेक्ट, मत इंक्रीज नहीं, बट यस, एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ना चाहिए, या एक वेरी करेगा तो दूसरा भी उसी के हिसाब से वेरी करना चाहिए. जैसे हमने प्रॉफिट और सेल्स का देखा था, तो प्रॉफिट अगर बढ़ा था तो सेल्स भी बढ़ेगा, प्रॉफिट कम हुआ तो सेल्स भी कम हो रहा था. बट एट द सेम टाइम कि अगर प्रॉफिट और सेल्स के बीच में ऐसा रिलेशनशिप था, प्रॉफिट इज इक्वल टू 2 टाइम्स हाफ ऑफ सेल्स, या प्रॉफिट इज इक्वल टू 1.1/3 टाइम्स ऑफ सेल्स, तो प्रॉफिट और सेल्स के बीच में जो रिलेशनशिप था वो लीनियर था. लीनियर का मतलब क्या हो गया कि प्रॉफिट की पावर भी 1 थी और सेल्स की पावर भी 1 हो, या फिर प्रॉफिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट. ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब ये बढ़ाओगे तो ये कम होगा, बट इन दोनों में जो रिलेशनशिप थी वो पावर 1 की थी. अगर ऐसा होता कि प्रॉफिट इज स्क्वायर ऑफ सेल्स, तो ये लीनियर रिलेशनशिप नहीं होती. तो ये लीनियर, करेक्ट. तो ये जो इक्वेशन होती है किसी और ज्योमेट्रिक फिगर की होती, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला. तो ऐसी रिलेशनशिप होती, तब हमारे पास इस तरह की रिलेशन यानी लीनियर रिलेशनशिप नहीं होती. तो लीनियर रिलेशनशिप मतलब हमारे पास दोनों वेरिएबल प्रॉफिट और सेल्स, उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन की रिलेशनशिप आनी चाहिए. अगर ये इस तरह की रिलेशनशिप आ रही है तो देन इट इज नॉट फॉलोइंग द लीनियर रिग्रेशन assumption. ठीक है, तो हमारा जो भी y वेरिएबल होगा उसका सारे x वेरिएबल्स के साथ लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए. अगर नहीं है तो उस पे भी आप लीनियर रिग्रेशन रन कर सकते हो, बट रिजल्ट थोड़े से सब ऑप्टिमल आएंगे, मतलब बहुत अच्छे नहीं आएंगे, बट स्टिल दे विल बी गुड. क्लियर है? ये पहला assumption है. तो हम लोग इस assumption को चेक करेंगे हमारे गिवन डेटा सेट पे, या कोई भी डेटा सेट जो हमें दिया रहेगा उसके ऊपर, एंड देन उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि ठीक है हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं या फिर डेटा इज गुड टू गो और नॉट. ठीक है. दूसरा हमारे पास, ये तो assumption नंबर 1 है. दूसरा assumption है द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. अब हमारे पास जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, मतलब जितने भी हमारे पास x वेरिएबल्स रहेंगे वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. मतलब अगर हमारे पास डेटा फ्रेम दिया हुआ है, यहाँ पे y था, जैसे हाउस प्राइस की बात कर रहे थे हम लोग, ये हमारे पास x वेरिएबल से डिफरेंट, तो उन्होंने कहा जितने भी x वेरिएबल हैं वो सब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, यानी ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जितने भी x वेरिएबल्स है सबका. ये होना चाहिए. ये अगर नहीं रहेगा तो अगेन ऐसा नहीं है कि आपका एल्गोरिदम रन नहीं होगा, बट इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू सो गुड रिजल्ट. फिर देयर इज नो कोलिनियरिटी अमंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कोलिनियरिटी नहीं होना चाहिए. इस प्रॉब्लम को बोलते हैं मल्टी कोलिनियरिटी. मल्टी कोलिनियरिटी मतलब क्या हो गया? मतलब कि बहुत सारे वेरिएबल आपस में भी कोरिलेटेड हों. अगर वैसा रहेगा, जैसे ऑपरेटिंग कॉस्ट वर्सेस एम्प्लॉय सैलरी वर्सेस इलेक्ट्रिसिटी बिल. ऑपरेटिंग कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एम्प्लॉय सैलरी. क्या ये तीनों, और हमारा y वेरिएबल तो क्या था? प्रॉफिट. ठीक है, ये सुपर स्टोर के केस की बात कर रहा हूँ. तो सुपर स्टोर में हम लोग प्रॉफिट प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. प्रॉफिट आप जो प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सुपर स्टोर में, इसके अंदर हमारे पास ये 3 वेरिएबल है. क्या ये हमें, एक तो कंडीशन ये हो गई कि ऑपरेटिंग कॉस्ट और प्रॉफिट इनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए. तो वो तो लीनियर रिलेशनशिप तो हम लोग देखेंगे.
अब अगर मैं मल्टी कोलिनियरिटी की बात करूं तो मल्टी कोलिनियरिटी मतलब जो हमारे एक्स वेरिएबल है वो आपस में कोरिलेट नहीं होना चाहिए। क्या ये आपस में कोरिलेटेड है? क्या इनके बीच में आपस में रिलेशनशिप है? क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल के कोरिलेटेड है? Yes, sir. ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि भाई हमको स्टोर चलाने के लिए जो कॉस्ट लगती है वो। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या क्या आ सकता है? तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल आ सकता है, स्टोर का रेंट हो सकता है, सैलरी हो सकती है कॉन्ट्रैक्टर्स की या एम्प्लॉइज की, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हो सकता है, और भी जो दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं, ये सब जो रहते हैं ये ऑपरेटिंग कॉस्ट में ही आते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ा, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हुआ, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगी, मतलब ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। एंड इसी तरह से एम्प्लॉय सैलरी और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कोरिलेटेड है, करेक्ट? तो देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल। अगर जो भी हमारी डेटा फ्रेम है जो भी हमारे एक्स वेरिएबल हैं, अगर वो आपस में कोरिलेटेड हैं तो देयर इज अ प्रॉब्लम विच इज कॉल्ड एज मल्टी कोलिनियरिटी। ये जो प्रॉब्लम होती है इसको बोलते हैं मल्टी कोलिनियरिटी। मल्टी कोलिनियरिटी प्रॉब्लम जो रहती है उसके कारण फिर हमारे रिजल्ट अच्छे नहीं आते। अभी हमारा लीनियर रिग्रेशन का एल्गोरिदम है, लीनियर रिग्रेशन का अजम्पशन है कि दीज वेरिएबल्स मस्ट नॉट बी कोरिलेटेड टू ईच अदर। ये सब एक दूसरे को कोरिलेट नहीं करने चाहिए, ठीक है? तो एक दूसरे से कोरिलेटेड नहीं होने चाहिए। दैट इज व्हाट इज द अजम्पशन, ठीक है? अभी इसमें कोई प्रॉब्लम है? अभी हम सब एक एक करके ये चीजें देखेंगे, कैसे हम लोग ये टेस्ट कर रहे हैं, कैसे चेक कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये प्रॉब्लम को मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम बोलते हैं। देन लास्ट हमारे पास अजम्पशन है दैट इज कॉल्ड एज होमोस्कैडिसिटी। होमोस्कैडिसिटी। सो होमोस्कैडिसिटी क्या होता है? होमोस्कैडिसिटी मतलब होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। मतलब जो हमारा एरर टर्म आ रहा है वो होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ठीक है? मैं अभी होमोस्कैडिसिटी क्या होता है ये डिटेल में जब आपको एक्चुअली टेस्ट करके बताऊंगा तो समझ में आएगा। तो ये हमारे पास टोटल 4 अजम्पशंस होते हैं लीनियर रिग्रेशन के। पहला लीनियरिटी अजम्पशन, इसको बोलते हैं अजम्पशन ऑफ लीनियरिटी। इसको बोलते हैं अजम्पशन ऑफ लीनियरिटी। लीनियरिटी का अजम्पशन है, इसका मतलब देयर शुड बी अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है? दूसरा है अजम्पशन ऑफ नॉर्मलिटी, ठीक है, लीनियरिटी। दूसरा है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी मतलब क्या हुआ कि सारे एक्स वेरिएबल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तीसरा होता है हमारा मल्टी कोलिनियरिटी एंड फोर्थ होता है होमोस्कैडिसिटी। होमोस्कैडिसिटी, ठीक है? तो ये 4 अजम्पशन होते हैं लीनियर रिग्रेशन के। अभी इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो मैं इनको एक एक करके टेस्ट करके एक्सप्लेन करता जाता हूँ। लीनियरिटी, नॉर्मलिटी, मल्टी कोलिनियरिटी एंड होमोस्कैडिसिटी। सर देखिए, जो लीनियरिटी है मतलब वो वेरी कर रहा है दूसरे को, एक्स और वाई, और जो है नॉर्मलिटी मतलब वो जो हमें चाहिए डेटा उस टाइप से दिख रहा है। और थर्ड सर मल्टी कोलिनियरिटी मतलब कि दोनों मतलब इंडिपेंडेंट होकर काम कर रहे हैं अपना। एंड सर होमोस्कैडिसिटी ये थोड़ा सा समझा, ये मेरे को बताना है, अभी मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया ये आगे बताऊंगा मैं, क्योंकि अभी एक्सप्लेन करूंगा समझेगा नहीं आपको। जब मैं टेस्ट करूंगा तो आपको बता दूंगा कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, है ना? चल तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लीनियर रिलेशनशिप कैसे टेस्ट करते हैं और लीनियरिटी कैसे चेक करते हैं, है ना? तो हमने क्या बोला, बाय डेफिनेशन हमारा एक्स और वाई लीनियरली रिलेशनशिप होने चाहिए। तो नॉर्मली इसको चेक करने का तरीका क्या होता है? नॉर्मली इसको चेक करने का तरीका होता है कि हम एक्स वेरिएबल पकड़ते हैं और एक वाई वेरिएबल, अपना वाई तो एक ही है, एक्स मल्टीपल हो सकते हैं, तो हम क्या करते हैं वाई वेरिएबल लेते हैं और कोई भी एक एक्स वेरिएबल लेते हैं और दोनों के बीच में प्लॉट बनाते हैं।
जो भी हमने स्कैटर प्लॉट बनाया दोनों के बीच में, अगर वो इस तरह से आता है, लीनियर लाइन को फॉलो करता है, तो लीनियरिटी फॉलो हो रहा है, वरना नहीं हो रहा है। ठीक है, ये लीनियरिटी का टेस्ट होता है। तो कैसे करेंगे हम लोग टेस्ट लीनियरिटी का? ठीक है, लीनियरिटी का टेस्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले प्लॉट बनाएंगे ना, अलग अलग ग्राफ बनाते हैं। अभी मैं एक नया डेटा सेट ले रहा हूँ आप लोगों के लिए, बोस्टन डेटा सेट। तो बोस्टन हाउस प्राइस प्रिडिक्शन वाला डेटा सेट है। आप सेम चीज जो मैंने एयरबीएनबी डेटा सेट लिया था उसके ऊपर भी अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, बट वो आपके लिए फिर असाइनमेंट होगा, ये मैं डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों को दे रहा हूँ। तो हमने क्या किया, प्लॉट बनाने हैं, इसलिए फिर पंडास नंपाई तो नॉर्मली लगता है। सीबॉन और मैटप्लॉटलिब ये दो और लाइब्रेरीज है जो प्लॉट बनाने के काम आती है, ग्राफ्स के लिए काम आती है। ठीक है, बाकी जो है ये स्केलर्न डेटा सेट करके एक लाइब्रेरी है, जिससे मैं बोस्टन डेटा सेट जो रहेगा ये इंपोर्ट करने वाला हूँ। बोस्टन डेटा सेट मतलब ये हाउस प्राइस के लिए होता है। ये पाइथन में ही अवेलेबल है डेटा सेट, हमको कहीं से डाउनलोड नहीं करना है। ठीक है, हाउस प्राइस रेट, तो ये पाइथन से ही डेटा सेट में ले रहा हूँ, वहीं पे हमको मिल जाएगा। लीनियर रिग्रेशन मॉडल रन करेंगे तो लीनियर रिग्रेशन ला रहा हूँ, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट, ये जो चीजें हैं ये तो हम लोगों ने पहले देख ली थी। लीनियर रिग्रेशन मॉडल रन करोगे तो लीनियर रिग्रेशन ला रहे हैं। ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट मतलब डेटा को ब्रेक करना है तो ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट ला रहे हैं। स्टैंडर्ड स्केलर मतलब ये नॉर्मलाइजेशन के लिए काम आ रहा है। और मीन स्क्वायर्ड एरर मतलब एमएससी कैलकुलेट करने के काम आ रहा है। ये चारों चीजें हम लोग पिछले सेशंस में देख चुके हैं। और ये जो है ये भी अपना लाइब्रेरी रहेगी स्टेट मॉडल रन करने के लिए। तो ओवरऑल हम लोग सिर्फ यहाँ पे एडिशनल लाइब्रेरी ये ले रहे हैं, विच इज कॉल्ड एज डेटा सेट लाइब्रेरी, sklearn डेटा सेट, जिसमें बहुत सारे डेटा सेट आपको मिल जाएंगे। हम लोग इसमें से बोस्टन डेटा निकाल के ला रहे हैं, और मैटप्लॉटलिब जो है वो ग्राफ बनाने की। ठीक है, तो मैंने इसको रन किया एंड देन लोड बोस्टन ये डेटा सेट में ला रहा हूँ। तो ये रहा मेरे पास डेटा। अब अगर मैं देखूंगा इसके अंदर, मैंने जब इंपोर्ट किया तो डेटा नाम के डेटा फ्रेम में मैंने उठा लिया इसको। तो दिस इज द डेटा फ्रेम दैट वी हैव। ठीक है, तो ये जो डेटा है अगर आप देखोगे तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये जो डेटा सेट है बोस्टन डेटा सेट, ये थोड़ा अलग तरह का दिख रहा है आपको, डेटा फ्रेम टाइप का नहीं दिख रहा है। हमेशा अपने पास जो डेटा सेट होता था वो डेटा फ्रेम होता था, ये डेटा फ्रेम नहीं दिख रहा आपको। ये जो डेटा है ये डेटा फ्रेम नहीं है। ये अगर आप देखोगे तो क्या है, ये की वैल्यू फॉर्मेट, की वैल्यू है, की है और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। ठीक है, तो ये की वैल्यू फॉर्मेट का डेटा है, जिसमें अगर आपको कीज को एक्सेस करना है, इसकी कीज को देखना है तो डॉट की लिखो, अगर वैल्यूज को देखना है तो डॉट वैल्यूज लिखो। तो डेटा डॉट कीज लिखा तो सारे कॉलम्स हमारे पास आ गए, और वैल्यूज लिखा तो कॉलम के अंदर की वैल्यूज आ गई। ठीक है, घबराना नहीं है, जस्ट मेरे को दिखाना था ये डेटा सेट इसलिए मैंने दिखाया, बाकी इसको हम लोग डेटा फ्रेम में तो कन्वर्ट कर ही रहे हैं। ठीक है, तो डेटा फ्रेम में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं इसको हम लोग, ताकि हम लोग इस पे काम कर पाए ठीक तरीके से, इस तरह से। तो पीडी डॉट डेटा फ्रेम्स, जैसे ही आप लिखोगे पीडी यानी डेटा, और फिर हमारे डेटा सेट का नाम लिखोगे, और डेटा सेट का नाम हमारे पास क्या है, तो डेटा सेट हमारा है ये रहा, डेटा सेट डॉट डेटा, डेटा डॉट डेटा, मतलब ये तो हमारे डेटा सेट का नाम है, और डेटा में उस पर हम लोग ले रहे हैं, और कॉलम्स उसके मतलब डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो डेटा फ्रेम में दो चीजें चाहिए होती है, एक तो होती है वैल्यूज और दूसरा होता है कॉलम। तो कॉलम में हमने क्या डिफाइन कर दिया, तो कॉलम में हम लोगों ने डेटा के जितने भी फीचर नेम्स है, फीचर नेम मतलब कॉलम नेम, वो कॉलम्स आ गए, और डेटा से जो डेटा है वो डेटा वाले कॉलम में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जब किया तो ये एक पूरे प्रॉपर डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो चुका है, जिसमें 13 कॉलम है और 506 रोज है। आप कोई और डेटा भी ले सकते हैं। ये दो जो स्टेप्स मैंने आपको बताई हैं वो कम्प्लीटली ऑप्शनल है, ये सिर्फ आपको एक्स्ट्रा कुछ चीज बताने के लिए मैंने लिया है। अदरवाइज यू कुड हैव टेक द सेम डेटा सेट जो हमारे पास पिछली अभी तक का हम लोग ले चुके हैं, वही वाला डेटा सेट आप यूज कर सकते थे इस चीज के लिए। जरूरी नहीं है कि आप जो मैंने बताया वही यूज करें अभी फिलहाल, ये भी यूज कर सकते थे इस तरह से, तो फिर आपको वो दो स्टेप नहीं करनी पड़ती थी जो मैंने अभी आपको बताई। ये तो मैंने जो डेटा सेट
पाइथन में अवेलेबल है उसको यूज करने का तरीका बताया, अगर वो की वैल्यू के फॉर्म में आ रहा है तो ठीक है। अगर वो नॉर्मल फॉर्म का डेटा है तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। क्लियर है इसमें कोई सर डाउट? एक बार फिर से बता सकते हैं प्लीज, और थोड़ा सा इंटरनेट का इशू था। अच्छा बताता हूँ फिर से मैं। तो हमारा जो बोस्टन वाला डेटा था, लोड डेटा, तो जब हम लोगों ने लिया उसको तो की वैल्यू फॉर्मेट में आया है। ठीक है, कीज और वैल्यू फॉर्मेट में आया है, मतलब वो नॉर्मल डेटा फ्रेम नहीं था। अगर वो हमारे पास नॉर्मल डेटा फ्रेम नहीं आया तो ये इसके कॉलम्स आ गए और ये इसकी वैल्यूज आ गई। हमें नॉर्मली जब भी वर्क करना है पाइथन में तो हमें तो जो डेटा रहता है वो किस फॉर्मेट में चाहिए होता है, डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में चाहिए होता है। डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में चाहिए तो हम लोग उसको डिफाइन कर देते हैं डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में। कैसे? तो हम लोगों ने लिया pd.dataFrames नाम का फंक्शन। इस फंक्शन में हमको डेटा भी पास करना और कॉलम्स भी पास करना है। तो हमने बोला डेटा में से डेटा मतलब हमारा जो लोड बोस्टन नाम का जो चीज है उसमें से जो वेरिएबल था वो डेटा है। तो वेरिएबल डेटा, उसके अंदर की जो वैल्यूज है वो डेटा लो, वो डेटा में जाएगी। और कॉलम्स में से, कॉलम कहाँ से आएंगे? तो डेटा में से जो फीचर नेम मतलब कॉलम नेम है ये, तो ये फीचर नेम कहलाते हैं। तो ये फीचर मतलब कॉलम होता है एक्चुअली, फीचर मतलब कॉलम। सर मतलब ये जो कॉलम्स में अपन ने जो डेटा डॉट फीचर्स नेम लिखा है, तो मतलब वो बोल रहा है कि डेटा में से सिर्फ फीचर्स नेम को कॉलम में डाल देना। करेक्ट। अभी एक काम कर लो ना, इतना भी क्यों बात कर रहा हूँ मैं, सिंपल सी बात है, इसको उठाओ और इसको यहाँ पे पेस्ट करो और देखो क्या आया ये। तो ये हमारे पास कॉलम के नाम आए हैं। मतलब अगर हमारे पास जो भी डेटा था बोस्टन वाला, तो बोस्टन वाले डेटा के जो कॉलम थे, अभी वो इस फॉर्मेट में नहीं है, बट बोस्टन वाले डेटा के जो फॉर्मेट कॉलम थे वो ये थे, क्रीम, जेडन, इंडस, ये बोस्टन वाले डेटा के कॉलम्स थे। ठीक है, तो चूंकि हमारे पास जो डेटा था वो इस तरह के फॉर्मेट में नहीं था, वो ऐसा था की और वैल्यू के फॉर्मेट में। ये हम लोग देख चुके हैं ना, हाँ देखे थे हम लोग, इधर डेटा डॉट कीज करके दिखाया था मैंने। ये देखो, सॉरी ये नहीं आएगा, कीज नहीं आएगा, कीज डेटा डॉट फीचर नेम। तो ये फीचर नेम्स तो मैं आपको दिखा चुका हूँ यहाँ पे। तो मतलब जो भी हमारे पास डेटा है उसके कॉलम ये हैं, क्रीम, जेडन, इंडस, फ्रेश और समथिंग। पूरा डेटा मैंने आपको दिखाया था क्या? इसमें इतना क्लियरली वो दिख नहीं रहा है इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये आपको फीचर नेम्स तो ये रहे, बट मैं आपको ठीक से दिखा नहीं पा रहा हूँ कॉलम नेम। बट जो भी हमारे पास कॉलम्स थे उनका नाम जो था वो फीचर नेम में रहता है और उनकी वैल्यू जो थी वो वैल्यूज में रहती है। तो हमने क्या करा, उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना था, इसलिए हम लोगों ने डेटा फ्रेम लिखते टाइम पे ही बोल दिया, डेटा फ्रेम लिखते टाइम पे बोल दिया कि जो वैल्यूज है वो यहाँ से लेनी है और जो कॉलम है वो यहाँ से लेना है। ठीक है, और उसको रीरन कर दिया। तो आपने जब रन किया तो हमारे पास ये प्रॉपर डेटा फ्रेम बन गया। अब ये जो डेटा फ्रेम है इसका आप लोग यूज कर सकते हैं लीनियर रिग्रेशन या जो भी एल्गोरिदम है आपका उसको रन करने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों ने क्या बनाया, डेटा डॉट टारगेट। टारगेट मतलब वाई वेरिएबल, तो वही हमारे पास टारगेट नाम का वेरिएबल हमारा था, उसको हम लोगों ने वाई वेरिएबल में डाल दिया। तो ये वाई वेरिएबल हमारा आ गया। दिस इज द कंप्लीट डेटा फ्रेम दैट यू हैव गॉट। तो ये हमारे पास एक्स वेरिएबल भी आ गए सभी और वाई वेरिएबल भी आ गए। अब इसके ऊपर आप रेगुलर आपका एल्गोरिदम रन कर सकते हो चाहिए तो, नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इसको जो हमने 4 अजम्पशंस लिए थे लीनियर रिग्रेशन के, वो चारों अजम्पशंस को टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन के एल्गोरिदम्स जो आपने चारों देखे थे, assumption ऑफ linearity, this and that, जो भी था वो अगर आपको रन करना है तो आप रन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको रन करने के लिए हम लोग यहाँ चेक करना शुरू कर रहे हैं और मुझे भी वही बताना है आपको। बाकी लीनियर रिग्रेशन कैसे रन करते हैं ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो लेट्स चेक द linearity assumption।
लीनियरिटी चेक करने के लिए हमारे पास एक प्लॉट होता है सीबॉर्न से, विच इज कॉल्ड एज एलएम प्लॉट। एलएम प्लॉट का मतलब हो गया लीनियर प्लॉट। ठीक है, तो लीनियर प्लॉट आप लोग डाल रहे हैं किसमें, एक्स में और वाई में। एक्स मतलब हमारा एक्स वेरिएबल और वाई मतलब वाई वेरिएबल। ठीक है, तो एक्स और वाई आप लोग एक्स और वाई वेरिएबल यहाँ पे लेके चल रहे हैं। अब आप यहाँ पे एक्स की जगह कॉलम नेम डाल सकते हो कोई दूसरा भी, और वाई की जगह कोई दूसरा जो भी हमारा वाई वेरिएबल है दैट इज प्राइस वाला, तो प्राइस वाला वैल्यू डाल सकते हो। तो यहाँ पे वाई की जगह प्राइस डाल सकते हो और एक्स की जगह जो भी हमारा कॉलम है उसको डाल सकते हैं। मतलब क्या कहना है कि हम लोग चेक करना चाह रहे हैं कि भाई ये लीनियर है या नहीं है। तो लेट्स चेक इट वन बाय वन। सबसे पहले वो जो ऊपर वाला था अभी वो वाले सेक्शन को आप चाहिए तो इग्नोर कर दो, थोड़ा कंफ्यूजन होगा। एक्चुअली वो रेफरेंस डेटा में बना रहा था, बट हम लोग उसको बिना रेफरेंस डेटा के भी ठीक तरीके से समझ सकते हैं। कैसे समझना है, तो एलएम प्लॉट में बना रहा हूँ, सीबॉर्न में से एलएम प्लॉट। और एलएम प्लॉट में हमने पहले जो था, पहला वेरिएबल जो भी हमारे पास था कोई भी हमने पकड़ लिया, आपकी मर्जी कोई भी आप वेरिएबल लो, ये हमारे सारे एक्स वेरिएबल ही है, ये सारे एक्स वेरिएबल है। तो इसमें से कोई भी एक वेरिएबल आप पकड़ लो, ठीक है, जो कि आपका एक्स की तरह काम करेगा, और दूसरा वाई की तरह काम करने वाला आपका प्राइस नाम का वेरिएबल है। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में प्लॉट करके देख लो अगर वो लाइन आ रही है या नहीं आ रही है। तो जब आपने प्लॉट किया तो देखा तो डेटा कुछ हद तक तो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जहां पे आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखती है बट बाकी पे नहीं है। राइट, तो हमारा एलएम स्टेट यानी एक वेरिएबल और वाई दोनों लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं दिख रहे सही तरीके से। आइडियली तो वो ऐसे आने चाहिए थे सारे डेटा, तो ये भी स्ट्रेट लाइन में फॉलो होना चाहिए, बट ये स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा है, ये ऐसा कुछ आ रहा है एंड देन ऐसा आ रहा है। सो नॉट अ स्ट्रेट लाइन कंप्लीटली, बट थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन है ये। सो इट्स नॉट वेरी गुड स्ट्रेट लाइन जो कि उसको फॉलो कर रही है। ठीक है, अब अगर इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है ऑर्डर वन। ऑर्डर वन मतलब जैसे मैंने आपको बताया था ना कैसे स्ट्रेट लाइन आप पहचानते हो, तो स्ट्रेट लाइन पहचानने का तरीका है कि वाई और एक्स वेरिएबल हमारे जो रहते हैं दोनों की पावर अगर वन रहती है तो वो स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, बट यहाँ पे ये कर्व जैसा दिख रहा है, तो आप इसको स्ट्रेट लाइन की जगह पे कुछ और भी ट्राई कर सकते हो कि क्या ये स्ट्रेट लाइन की जगह कुछ और है क्या। ठीक है, तो इसको आप क्या करो, ऑर्डर टू करोगे तो सेकेंड ऑर्डर के लिए चेक हो जाएगा। सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, ऑर्डर मतलब हमारे पास क्या हुआ, जैसे मैं आपको बताया है कि y और x के बीच में अगर पावर वन का रिलेशनशिप है तो ये तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। स्ट्रेट लाइन पहचानते ही ऐसे है मैथमेटिक्स में कि अगर x की पावर और y की पावर वन हो तो। बट अगर x और y दोनों की पावर वन ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर समथिंग कुछ रिलेशनशिप। अगर ऐसा होगा तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, बट कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो वो चेक करने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जो एलएम प्लॉट था उसमें ऑर्डर टू लिख दिया। तो अगर आप देखोगे दोनों में डिफरेंस, तो जब मैंने ऑर्डर वन लिखा था, ये ऑर्डर वन वाला प्लॉट था, तो ऑर्डर वन वाले में ये वाली जो लाइन आ रही है, ये जो लाइन आ रही है, ये लाइन देखो ध्यान से, तो ये लाइन ऐसी आ रही है, ये ऑर्डर वन है। जबकि जैसे ही आपने ऑर्डर टू किया तो ये जो लाइन है वो ऐसी आने लग गई। ठीक है, जो डार्क लाइन थी, डार्क ब्लू लाइन अगर आप देखोगे तो डार्क ब्लू लाइन आपने देखा था तो थोड़ी सी टिल्टेड आ रही ना, ये जो डार्क ब्लू लाइन है ये टिल्टेड आ रही है, मतलब दिस इज नॉट, वी आर नॉट चेकिंग नाउ स्ट्रेट लाइन, इट इज समथिंग कि कुछ कर्व को आप चेक करना चाह रहे हो कि क्या उससे फिट होता है क्या डेटा। और जब आप वो करते हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये ठीक है, थोड़ा सा मैच करता है कर्व के साथ में, जब ऑर्डर टू आप डालते हो तो ऑर्डर टू में थोड़ा मैच कर रहा है। और आपको प्ले करना है तो यू कैन पुट ऑर्डर थ्री एज वेल और फिर चेक कर सकते हो। अभी देखोगे तो ऑर्डर थ्री में और भी अच्छा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि किस तरह की कर्व हमारे पास ये है। ठीक है, मैंने ऑर्डर 5 के लिए भी चेक किया तो ये इस तरह से आ रहा है, मतलब ऑल आर काइंड ऑफ ओके ओके, बहुत ज्यादा परफेक्ट तो नहीं है बट हाँ काफी कुछ हद तक ये आ रहे हैं। तो ये ऑर्डर 3 ऑर्डर 4 के आसपास का ये डेटा मेरे को दिख रहा है
एल स्टेट के साथ है। ठीक है, इसी तरह से आप बाकी की सभी फील्ड्स को भी चेक कर सकते हैं। जैसे RM इज द नेक्स्ट कॉलम, अगर दूसरा कॉलम RM नाम का है तो उसको भी चेक कर लो क्या वो डेटा फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये लीनियर तो नहीं है डेफिनेटली, इसको भी आप देखते हैं। तो इससे ये सब चीजें क्लियर हो रही कि हमारे जो पहला वाला अजम्पशन है, अजम्पशन ऑफ लीनियरिटी, वो फॉलो नहीं हो रहा है डेटा में। डेटा जो है वो लीनियर डेटा नहीं है, वाई के साथ लीनियर रिलेशनशिप नहीं दे रहा है। और अगर वाई के साथ डेटा लीनियर रिलेशनशिप दे ही नहीं रहे हैं तो ऑफकोर्स आपकी जो इक्वेशन है y इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1x, ये कोई काम की नहीं है। इसके थ्रू आप जो लीनियर रिग्रेशन रन करने वाले हो, तो लीनियर रिग्रेशन इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म वेरी वेल ऑन दिस डेटा। इस डेटा पे लीनियर रिग्रेशन आपका बहुत अच्छा काम नहीं करेगा। ठीक है, ये आपको पहले ही पता चल चुका है। ठीक है, और आपका रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आने वाले, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। चलो दूसरा, अगर आपने जो डेटा लिया था पहले Airbnb वाला डेटा, ठीक है, तो उस Airbnb वाले डेटा के ऊपर भी आपको देखना है। जैसे हमारे पास एक्स में आया था आपके पास वेरिएबल, शायद ये रहा आपका, ये भी कोई लीनियर रिलेशनशिप फॉलो नहीं करेगा। ये भी मैं आपको अप्रायरी बोल देता हूँ बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द डेटा। बट अगर आपको चेक करना है तो 1 बाय 1 चेक भी कर सकते हो। कैसे? ये LM प्लॉट उठाओ और इधर के जो कॉलम है 1 बाय 1 सारे कॉलम्स पे डाल दो। ठीक है, यहाँ पे डालोगे तो x डॉट, ये सारे कॉलम हैं उसमें एक एक करके डाल दो। जैसे अकोमोडेट से इसको कॉपी किया, प्लॉट किया, और y वेरिएबल आपका कौन सा है? तो y वेरिएबल है, सो y वेरिएबल है आपका, y वेरिएबल था आपका आई थिंक लॉक प्राइस। लॉक प्राइस, ये आपका y वेरिएबल, या यहाँ पर डायरेक्टली y लिख दो। बोस्टन कहाँ से आएगा? अच्छा, डेटा इज इक्वल टू, ओके, आपको यहाँ से लेना पड़ेगा पूरे डेटा में से। डेटा का नाम है DF, और यहाँ पे आ जाएगा आपका लॉक प्राइस। कोट्स में देना रहेगा इसको। तो ये प्लॉट बनाना शुरू कर दिया है इसने। खैर अकोमोडेट तो वैसे भी लीनियर नहीं आएगा, ये देखो लीनियर है ही नहीं। क्यों ये लीनियर क्यों नहीं आया, कोई बता पाएगा? अकोमोडेट्स लीनियर क्यों नहीं आएगा, ऐसा क्यों आया? क्योंकि ये कैटेगरिकल है। कैटेगरिकल है, वेरी गुड। ये कैटेगरिकल है तो लीनियर आने का सवाल भी नहीं उठता। बट आई थिंक रिव्यू रेटिंग या फिर बाथरूम बेडरूम, ओके, तो ये कैटेगरिकल है तो लीनियर आने का सवाल वैसे भी नहीं उठता है। बट आप अगर कोई मिल रहा है ऐसा कैटेगरिकल वेरिएबल तो उसको पकड़ लो। क्या आ सकता है? रिव्यू स्कोर रेटिंग, रेटिंग एक बार देखते हैं, रेटिंग शायद लीनियर हो। ठीक है, तो रेटिंग को हम लोग देखते हैं, ये तो नहीं आएगा, ये पक्की बात है। तो रिव्यू रेटिंग के ऊपर हम लोग देख रहे हैं ये लीनियर आता है क्या? ये भी रेटिंग भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है डेटा, तो ये लीनियर नहीं है। और कुछ हमारे पास है, आई थिंक पूरा डेटा सेट जो है उसमें ऑलमोस्ट सारे ही जो है वो कैटेगरिकल टाइप के ही है। एंड दैट इज द रीजन बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि हमारे पास एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ रही है, या R स्क्वायर बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। नहीं आएगा क्योंकि आप बहुत सारे कैटेगरिकल वेरिएबल में ही काम कर रहे हो।
ठीक है, सो माइट नॉट बी अ वेरी गुड एल्गोरिथम टू फिट इन। ठीक है, तो बट नॉर्मली हमारे पास जब भी एल्गोरिदम लगाते हैं तो आपके पास कंटिन्यूअस डेटा होना चाहिए, वाई वेरिएबल और एक्स और वाई के बीच में आपको रिलेशनशिप चेक करनी है। तो ये आपके पास अर्ली इंडिकेशन है जब भी आप काम कर रहे हो किसी डेटा सेट पे इमीडिएटली पहचानने के लिए। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? इसी तरह से आप बाकी के वेरिएबल पे भी चेक कर लो, लाइक क्रीम एक वेरिएबल था हमारे पास, उसको प्राइस के साथ कोई रिलेशनशिप दे रहा है क्या? तो नहीं दे रहा है, ये तो बहुत ही गंदी रिलेशनशिप दे रहा है। इसके अगर अलग अलग ऑर्डर्स चेक करने तो वो चेक कर लो, नहीं दे रहा है ये भी अच्छी, ये भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। नहीं, तो सभी ऑलमोस्ट ऐसा ही आ रहा है कि बहुत अच्छा नहीं है हमारे पास डेटा, इवन हाउस प्राइस वाला भी, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। ठीक है, हम लोग चाहे कोशिश कर सकते हैं उसको इम्प्रूव करने की, स्पेशली लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम में तो नहीं आएंगे। लीनियर मतलब लीनियर रिलेशनशिप ही नहीं है तो लीनियर रिग्रेशन रन नहीं करेगा। ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन तो सही से काम नहीं करेगा यहाँ पे, नहीं काम। आप उसकी जगह बहुत सारे दूसरे ऑप्शन से अवेलेबल हैं, लाइक या फिर डिसीजन ट्री रिग्रेसर या और भी कोई रिग्रेसर एल्गोरिदम है, वो भी ट्राई कर सकते हैं, प्रॉबेबली वो बराबर से चल जाए इस पे। बट एनीवेज, जो हमारा फर्स्ट अजम्पशन था वो तो हम लोगों ने देख लिया। अभी इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो तो पूछो आप। अब एक और चीज इसमें मैं बताता हूँ कि चलो ठीक है, आपका जो डेटा है, जो गिवन डेटा है, वो लीनियर रिलेशनशिप फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या कोई तरीका है पर्टिकुलर जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का कि भाई डेटा लीनियर रिलेशनशिप फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको कैसे लीनियर रिलेशनशिप फॉलो करवाएं? हो सकता है कि कुछ दूसरा तरीका हो जिससे डेटा लीनियर रिलेशनशिप फॉलो करने लग जाए। तो उसका तरीका होता है कि अगर आपका डेटा लीनियरिटी फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको लीनियरिटी फॉलो करवा सकते हैं, लीनियरिटी फॉलो करवा सकते हैं, और उसको करवाने का तरीका होता है उसका वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वेरिएबल का? तो वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे हमारे पास अलग अलग एक्स वेरिएबल हैं, इनको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ट्रांसफॉर्म मतलब दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है ताकि वो लीनियर रिलेशनशिप फॉलो करने लग जाए। और अलग अलग तरह के ट्रांसफॉर्मर होते हैं जिसको बोलते हैं लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर स्क्वायर ट्रांसफॉर्मेशन, या स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन एंड सो ऑन। तो ये बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वेरिएबल के, तो वो वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन आप लगा सकते हैं। ठीक है, मिंटू से सर के कैटेगरिकल अगर वेरिएबल है तो उसको भी चेंज कर सकते हैं उसको भी ऐसा? कर सकते हैं, कैटेगरिकल नहीं भी है, कंटिन्यूस भी, और अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है तो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो अगर फॉलो नहीं कर रहा है लीनियरिटी को, तो आपको क्या करना चाहिए कि उन वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करके चेक कर लेना चाहिए। हो सकता है ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल लीनियर रिलेशनशिप फॉलो करने लग जाए, जरूरी नहीं कि करेंगे, बट कर सकते हैं। अगर वो करने लग जाए तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। नहीं, बट ज्यादा डेटा टेम्परिंग वो लाइक ये नहीं कहलाएगा, बायस्ड मॉडल नहीं कहलाएगा फिर? नहीं, डेटा टेम्परिंग नहीं कर रहे हम लोग, हमारे पास डेटा वैसा की वैसा ही है। डेटा टेम्परिंग मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो भी डेटा था उसको आपने चेंज कर दिया, या फिर छेड़छाड़ कर दी डेटा के साथ। किसी का अकाउंट था, उसके अंदर 50,000 रुपए लिखे हैं, डेटा बराबर नहीं चल रहा तो 50,000 को आपने 60,000 कर दिया। वो कहलाता है डेटा चेंज करना, या डेटा मैनिपुलेशन करना, या डेटा टेम्परिंग करना। हम डेटा टेम्परिंग नहीं कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं वो डेटा को उसी फॉर्म में अगर वापस आपको भी लाना है तो वो ला सकते हो, हम सिर्फ उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। तो देयर इज अ सटल डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशन एंड टेम्परिंग। टेम्परिंग मतलब आपने छेड़छाड़ कर दी, डेटा चेंज कर दिया, हम चेंज नहीं कर रहे डेटा को, हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, मतलब उस डेटा के ऊपर कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं और उस फॉर्मूला से उसको दूसरे फॉर्म में कर दिया। अब आपने कर दिया
एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं आपको तो पुराना डेटा चाहिए, तो सिर्फ उसको रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दो तो पुराने फॉर्म में वापस से आ जाए। जैसे अगर आपने बोला कि हमने डेटा का स्क्वायर ट्रांसफॉर्मेशन किया, मतलब जो भी डेटा था एक्स, उसको एक्स स्क्वायर कर दिया। अगर आपने एक्स को एक्स स्क्वायर किया बट एट अदर पॉइंट ऑफ टाइम आपको ओरिजिनल वैल्यू चाहिए डेटा की, तो आपको क्या करना है, यहाँ से वापस यहाँ आने के लिए इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली ये पुराने फॉर्म में वापस आ जाएगा आपका डेटा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आपने डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अगर आपने लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन किया है, मतलब आपका एक्स था उसको आपने लॉग ऑफ एक्स लिखा है, तो आपने डेटा को ट्रांसफॉर्म किया। अगर वापस उल्टा करना है आपको, तो आप क्या करोगे, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, एंटी लॉग ले लो दोनों साइड का या एक्सपोनेंट ले लो, तो वो ये वापस से इस फॉर्म में आ जाए। समझ रहे हो? तो ये डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। डेटा टेम्परिंग या डेटा मैनिपुलेशन का मतलब क्या हुआ कि अकाउंट में किसी के 50,000 रुपए लिखे थे बट वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा, तो आपने उसको चेंज करके 60,000 कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज डेटा टेम्परिंग, कि आप डेटा मैनिपुलेशन कर रहे हो। जैसे कि आउटलायर जैसे होता था, तो उसको जैसे कि हम ये कर रहे थे कि एक मिनिमम या मोड वैल्यू निकाल के और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम उसको चेंज करके उसको प्रोसेस करते थे मॉडल के लिए। करेक्ट, तो वो डेटा चेंज कर रहे थे आप, बट उसमें परमानेंट चेंजेस नहीं कर सकते, वो सिर्फ मॉडल लेवल पे लाने के लिए उसको चेंज कर रहे थे, मॉडल फिक्स करने के लिए चेंज कर रहे थे। एक बार मॉडल बन जाता तो भी आप ओरिजिनल डेटा को तो एज इट इज ही रखने वाले थे, बट यस वहां पे आप थोड़ा डेटा को चेंज कर रहे थे। यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ओके सर ये अंडर रूट वाला उसमें एल स्टेट में लग जाएगा ना? क्या अंडर रूट वाला, क्या समझा नहीं मैं? सर ये जो स्क्वायर रूट वाला ट्रांसफॉर्मेशन ही उसमें लग जाएगा, जो एल स्टेट हमने सबसे पहला देखा था और पैराबोला आ रहा था उसमें? हाँ हो सकता है उसमें लग जाए, हो सकता है उसमें लग जाए, हम वही तो चेक कर रहे हैं किसमें लग रहा है कि नहीं, तो देखते हैं, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कर रहे हैं, वेरिएबल का अलग अलग तरह के करेंगे। पहला हम लोग लॉग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन में लॉग ट्रांसफॉर्मेशन आप कर रहे हो, और फिर चेक कर रहे हो कि क्या ये काम किया क्या। तो लॉग मतलब आपने क्या किया, numpy डॉट लॉग, np डॉट लॉग, और फिर एल स्टेट नाम का जो वेरिएबल है जो कि बराबर से लीनियर रिलेशनशिप फॉलो नहीं कर रहा था, उसके ऊपर लॉग लगा दिया, तो ये लॉग आ गया। और जो भी लॉग बन के आया है उसको आपने एक नए वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ठीक है। अब उस वेरिएबल के साथ, पहले हमारा पुराना वेरिएबल तो एल स्टेट था, उस पर हमने चेक किया था प्राइस के साथ में, तो बराबर से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बराबर से लीनियर रिलेशनशिप फॉलो नहीं कर रहा था। बट आपने फिर लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन इसका किया और उसको y के साथ चेक कर रहे हो, तो अब देखना चाह रहे हो कि क्या अब ये कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब हमने दो प्लॉट फॉलो किए, दो प्लॉट बनाए, ये प्लॉट है बिना ट्रांसफॉर्मेशन वाला पुराना, और ये ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, ठीक है। तो एक है पुराना और एक है ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। अब आप बता सकते हो कि कौन सा वाला ज्यादा फॉलो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। क्या हमने ट्रांसफॉर्मेशन करके वेरिएबल को सुधार दिया? यस सर, कुछ हद तक। कुछ हद तक आपने कर दिया। ये हमारा ये ओल्ड है, तो ओल्ड वाले में हमारे पास डेटा कुछ ऐसा आ रहा था, और ये न्यू है, तो न्यू वाले में अगर आप देखोगे तो थोड़ा थोड़ा ये काफी हद तक इधर की तरफ आना शुरू हो गया। स्टिल अभी इधर वाले एरिया से बराबर नहीं आया है, बट फिर भी डेटा का मतलब ठीक हुआ है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, पहले से बेटर हुआ है। सो दिस इज इम्प्रूव्ड लिटिल बिट बाय डूइंग लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसी तरह से बाकी वेरिएबल्स पे भी आप ट्राई कर सकते हो। जैसे लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन आपने rm पे लगाया और फिर उसका दोनों पे प्लॉट करा, पुरानी स्टेट नई स्टेट, और देखा कि कोई फर्क आ रहा है क्या। तो ये पुरानी स्टेट थी, ये पुरानी स्टेट है जहाँ पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये सेंटर की तरफ है। तो ये तो पुराना तो अच्छा नहीं था। ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद कुछ फर्क आया क्या? ये ट्रांसफॉर्म्ड है, ये नॉर्मल है।
कुछ फर्क आया क्या? नो सर। नहीं फर्क आया, लगभग वही है, तो इससे कुछ फर्क नहीं आया लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन का। फिर इसी तरह से बाकी की चीजें हैं, जैसे क्रिम करके एक वेरिएबल था, उसके ऊपर भी आपने नॉर्मल लगाया और चेक किया कि उस पर फर्क आता है क्या। तो ये देखो, क्रिम से कुछ फर्क आया क्या? क्रिम नाम का जो वेरिएबल था उस पर कुछ फर्क आया क्या? हाँ उस पे कुछ तो है डिफरेंस। थोड़ा तो फर्क आया है, थोड़ा तो ये इम्प्रूव हुआ है। तो ये ऑप्टिमाइजेशन होता है एल्गोरिदम का। सत्यज शायद आप मिड वीक में ट्राई कर रहे थे कुछ लीनियर रिग्रेशन, एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं आ रही थी आपकी, ठीक है, तो आपने पूछा था कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो इस तरह की चीजें आप ट्राई कर सकते हो आपके डेटाबेस पे, ठीक है। सत्यज क्लियर हो रहा है? यस सर। है ना? तो ये आप ट्रांसफॉर्मेशन ट्राई कर सकते हो, और ट्रांसफॉर्मेशन में जिन वेरिएबल के ऊपर फर्क आ रहा है उन पे ट्रांसफॉर्मेशन करो, जिन पे नहीं आ रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे, उन पे करने की जरूरत नहीं है, मतलब उन पे कोई दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन ट्राई करो, ठीक है। तो लॉग ट्रांसफॉर्मेशन कुछ कुछ काम कर रहा है यहाँ पे दो वेरिएबल पे, तो जिन पे काम किया है उन वेरिएबल को आप क्या कर सकते हो, उन वेरिएबल को नया वेरिएबल जो आपने बनाया है, मतलब जो भी आपका मॉडल था उस मॉडल में पहले आप यूज कर रहे थे लेट्स से क्रिम, तो अब उस मॉडल में क्रिम की जगह आप क्या करो, लॉग क्रिम यूज करो, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा मॉडल पे इम्पैक्ट आया है या नहीं आया, और वो इम्प्रूव होगा, थोड़ा थोड़ा फर्क आना शुरू हो जाएगा। तो ये मॉडल इम्प्रूवमेंट एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जो कि फॉलो करना पड़ता है वन आफ्टर अनदर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, मैंने आपको दिखाया, कुछ ट्रांसफॉर्मर जो रहेंगे उसमें से लिस्ट डाउन कर रहा हूँ। पहला है लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मर, जो हम लोगों ने करके देखा, अभी मैंने आपको दिखाया कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और कैसे फर्क आया। वो काम नहीं करता तो आप रेसिप्रोकल भी कर सकते हो। रेसिप्रोकल मतलब जो भी वैल्यू उसका 1/वैल्यू, वो करके भी कर सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, या एक्सपोनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब उसी को e⁻x में कन्वर्ट करो, या बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन। बॉक्स कॉक्स के लिए डायरेक्ट ही फॉर्मूला होता है, यो जॉनसन और बॉक्स कॉक, इन दोनों के डायरेक्ट ही फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, तो वो आप लगा सकते हो। बाकी ये ट्रांसफॉर्मर्स भी हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, उनका यूज कर सकते हो आप। एंड देन ये होने के बाद फिर इसी से जो ट्रांसफॉर्म वेरिएबल है उसके साथ मॉडल प्लॉट करो, तो आपका काम हो जाएगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्मेशन। ये रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, उसका एग्जांपल बताता हूँ। तो पहले हमारा जो बॉस्टन डेटा सेट था उसके ऊपर आपने हिस्टोग्राम प्लॉट किया है, तो ये बॉस्टन डेटा सेट, एंड देन ऑन दैट यू आर प्लॉटिंग हिस्टोग्राम। 16x16 का ग्राफ आप बना रहे हो, तो इसको जब आपने प्लॉट किया तो देखा पूरा डेटाबेस जो है वो ऑल ओवर है। उसमें से एक हमारा अजम्पशन था, नाउ सेकंड अजम्पशन। फर्स्ट तो आपने देख लिया था लीनियरिटी वाला, लीनियरिटी वाला कैसे चेक करना मैंने बता दिया था आपको। दूसरा अजम्पशन था नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी मतलब सारे जो हमारे एक्स वेरिएबल हैं वो सभी इस तरह के फॉर्मेट में होने चाहिए, सभी एक्स वेरिएबल्स। ये नॉर्मेलिटी का अजम्पशन था, अब मैं उसको टेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो उसके अंदर आपने देखा था कि उसको चेक करना कैसे है, तो उसको चेक करने के लिए पूरी डेटा फ्रेम लो और पूरी डेटा फ्रेम को प्लॉट कर दो ग्राफ पे। तो बॉस्टन मतलब डेटा फ्रेम का नाम था हमारे पास बॉस्टन एंड डॉट हिस्ट, और उसके ऊपर आपने पूरा प्लॉट कर दिया। जैसे ही प्लॉट करोगे तो ये आपके अलग अलग वेरिएबल है, लाइक ये हमारा DIS वेरिएबल है, ये INDS है, ये L स्टेट है, ये जो भी हमारे पास अलग अलग वेरिएबल है। उनको जब आपने प्लॉट किया तो आपको कोई नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा दिखा क्या? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा दिखा क्या? मतलब कोई भी वेरिएबल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो मुझे अभी फिलहाल तक नहीं दिख रहा है। यहाँ आए तो यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लिखता है, ये ऐसा थोड़ा ये भी दिख रहा है, और ये दिख रहा है। तो अगर ये वेरिएबल्स है जो नॉर्मल, ये जो वेरिएबल है ये थोड़े नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखते हैं, तो उनके ऊपर आप ट्राई कर सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन करने का। एनीवेज आप सभी पे कर सकते हो, बट दीज 4-5 वेरिएबल आर समथिंग विच आर अ गुड पिक, तो उनको निकाल लो, उनको मॉडल में डाल के चेक कर सकते हो, है ना।
तो रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो कैसे करोगे? रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1 upon समथिंग, तो 1 upon बोस्टन में से RM के ऊपर आप रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो RM नाम के वेरिएबल पे, और फिर प्लॉट बना रहे हो पुराना, मतलब जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया था, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन वर्सेस इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपके पास ग्राफ कुछ इस तरह का आ रहा है। क्या इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन करने से स्थिति ठीक हुई है? यस या नो? क्या ट्रांसफॉर्मेशन करने से पोजीशन ठीक हुई है? क्या वेरिएबल इंप्रूव हुआ है? यस और नो? नो सर। दिख रही है इसकी। करेक्ट। तो कुछ नहीं कह सकते, ऑलमोस्ट वही है, मोर और लेस एक जैसे दिख रहा है। ये पुराना था, ये नया है, मोर और लेस वही है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखता। Outliers are more. Outliers are more, so then what to do? सर आउटलायर ज्यादा है तो आउटलायर रिमूव करो, फिर ट्राई करो, है ना। तो ये एक बराबर वाली प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिससे आपको मॉडल इंप्रूव करना होता है। और ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इंटरव्यू में कि आपने लीनियर रिग्रेशन करा तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, उनको कैसे आपने ट्रीट किया। आप बता सकते हो कि हमने जब लीनियर रिग्रेशन करने गए तो हमारे पास एक्यूरेसी अच्छी नहीं थी, उसके लिए हमने क्या किया, तो उसके लिए हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन ट्राई किए, ट्रांसफॉर्मेशन में भी बराबर नहीं आया तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन में आउटलायर दिखे तो फिर हमने आउटलायर रिमूव किए, फिर ट्रांसफॉर्मेशन वापस पे किया, एंड सो ऑन एंड सो। ठीक है, अगर सब कुछ करने के बाद भी मॉडल की एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ रही है, देन इट इंडिकेट्स कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल बहुत अच्छा यहाँ पे चलेगा नहीं। तो आपने फिर क्या किया, तो फिर आपने दूसरे रिग्रेशन ट्राई किया, लाइक रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन या कोई दूसरा रिग्रेशन, आपका बाद में कार्ड ट्राई किया, रैंडम फॉरेस्ट किया, देन उनमें से फिर किसी की एक्यूरेसी अच्छी आई तो उसको सिलेक्ट किया, ऐसा। ठीक है, ये स्क्वायर रूट और एक्सपोनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें स्क्वायर रूट में स्क्यूआरटी कर देते हो, यानी स्क्वायर रूट लेते हो हर वेरिएबल का, फिर उसको ट्राई करते हो कि वो बराबर हुआ क्या, उससे कुछ इंप्रूवमेंट हुआ क्या, तो आप देख रहे हो यहाँ पे। अगेन स्क्वायर रूट लेने से कोई फायदा नहीं हुआ, एक जैसे ही है, शायद आप लोगों ने यहाँ पे आउटलायर देखे नहीं, तो आउटलायर ट्रीट करने पड़ेंगे यहाँ पे, फिर हो सकता है कि ये अच्छा पैटर्न फॉलो करने लग जाए। ठीक है, तो इस मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ानी है तो आपको पहले तो आउटलायर भी निकालने पड़ेंगे, देन जो भी अप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्मेशन है वो लगाना पड़ेगा, देन डेटा प्री प्रोसेसिंग और दूसरी स्टेप्स तो है ही, वो फॉलो करना है। सर ये डेटा प्री प्रोसेसिंग के पहले चेक करना है या बाद में? पहले ही चेक कर लो, वो मैं बता सकता हूँ आपको, पहले चेक कर लो तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि इसमें कहाँ पर ऐसा नहीं है। अब उसके बाद उसमें आउटलायर वगैरह रिमूव करना है तो फिर प्री प्रोसेसिंग में रिमूव कर दो उसको। बाद में करोगे तो आपको तब भी कोई फर्क नहीं आने वाला है, क्योंकि फिर वो जो आपके पास रिजल्ट आएंगे वो थोड़े ज्यादा रिफाइंड रहेंगे, तो उसमें तो बिफोर वाली स्टेज भी अच्छी रहेगी, उसके बाद आपका आफ्टर वाली चेक कर लेंगे। ये तो मैंने जो आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, उस पर डायरेक्टली डेटा फेच किया था और उसके ऊपर रन कर रहा हूँ मैं, तो डेटा चेंज नहीं कर रहा मैं, मॉडिफाई नहीं कर रहा, या जिसको बोलते हैं ना डेटा ट्रीट नहीं कर रहा मैं, भी डायरेक्ट रन कर रहा हूँ, तो इसलिए भी थोड़ा आपको ऑड पैटर्न्स दिख रहे होंगे। ठीक है, We can say we are just doing a EDA on database, right? नहीं, ईडीए नहीं, ईडीए मतलब होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जिसमें हम एक वेरिएबल का वेरिएशन दूसरे के पैटर्न के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं और उससे बिजनेस डिसीजन निकालने की कोशिश करते हैं। Okay. अगर बिजनेस डिसीजन थोड़ा कर रहे हो तो ईडीए में आता है, नहीं तो आप प्री प्रोसेसिंग कर रहे हो मोर और लेस। फिर आरएम पे भी आपने ट्राई किया, स्क्वायर ट्रांसफॉर्मेशन है ये, इसका मतलब ये होता है स्क्वायर करना, तो स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन आप कर रहे हो। ठीक है, स्क्वायर रूट, क्योंकि पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट आप ले रहे हो, उससे आप चेक करना चाह रहे हो कि कुछ फर्क आया क्या, नहीं आया, ये आप चेक कर चुके हैं। ठीक है, अब मैंने 2 ट्रांसफॉर्मेशन और बताए थे, बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन। बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको करना है तो उसके लिए स्केल एंड प्री प्रोसेसिंग पैकेज में से पावर ट्रांसफॉर्मर निकाल लो, वो निकालने के बाद पावर ट्रांसफॉर्मर कॉल करो, उसमें मेथड डाल दो बॉक्स कॉक,
ठीक है। बॉक्स कॉक्स की जगह अगर आपको दूसरा वाला ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए जिसको हम लोगों ने यूज किया था, नाम क्या था उसका, यो समथिंग कुछ था, यो जॉनसन। यो जॉनसन। तो यो जॉनसन आप मेंशन कर सकते हो बॉक्स कॉक्स की जगह डायरेक्टली, तो यो जॉनसन लग जाएगा। ठीक है। तो बॉक्स कॉक्स की जगह अगर आपको यू जॉनसन ट्राई करना है तो वो भी कर सकते हो। ओके, तो फिलहाल बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। सर आई इंटरप्ट सर। हाँ बोलो ना। सर आपकी तबीयत ठीक है सर? ठीक है, थोड़ा सा लो है आज मेरे को, ठीक सर, ओके सर। है ना। तो ये हमारा पावर ट्रांसफॉर्मर से हमने बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, और बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से आपने लगाने के बाद पावर ट्रांसफॉर्मर से जैसे ही आपने इसको फिट किया और फिर चेक किया कि ट्रांसफॉर्मर लगाने के बाद कुछ रिजल्ट्स में फर्क है क्या, तो जब आपने रन किया इसको देखने के बाद आप ये देख रहे हैं बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी कुछ फर्क नहीं आया है, मतलब ये भी काम नहीं कर रहा है इस वेरिएबल पे। नॉर्मली अगर डेटा अच्छा रहेगा, वेल क्लीन रहेगा, तो शायद कुछ ट्रांसफॉर्मर काम कर जाते हैं, बट दिस इज अ प्रैक्टिकल सिनारियो। तो ये रेगुलर केस से आपके लिए कुछ नया नहीं रहेगा। हो सकता है कि कोई भी ट्रांसफॉर्मर काम ना करे, या बहुत कम ट्रांसफॉर्मर ठीक से काम करे, क्योंकि आपके पास डेटा कभी भी 100% परफेक्ट नहीं मिलता, या डेटा कभी बहुत अच्छा नहीं मिलता। ये प्रैक्टिकल सिनारियो है, रियल लाइफ सिनारियो है, तो उसमें आपको जितना भी बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है उसके करीब लाने की कोशिश करनी है। आपको हमेशा अच्छा डेटा नहीं मिलेगा, ये कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि स्ट्रेट लाइन मिल जाए डेटा में। तो ये सब ट्रांसफॉर्मर लगा के जो भी बेस्ट फिट होता है वो पकड़ना है आपको। ठीक है। इसी तरह से यो जॉनसन भी लगाना है, तो यो जॉनसन यहाँ पे लिखो पावर ट्रांसफॉर्मर में, और ट्रांसफॉर्मर लगा के देखो क्या कुछ ये काम कर रहा है या नहीं। योजन भी मोर और लेस वही है, कुछ काम नहीं कर रहा है। सो आप ये बोल सकते हैं कि ठीक है अभी आपके पास ट्रांसफॉर्मर बराबर से काम नहीं कर रहा है इसके ऊपर, या कर भी रहा है, तो जो भी बेस्ट पॉसिबल है वो आपने लगा के देख लिया है, एंड दैट इज समथिंग मोर और लेस सेम है, तो कुछ फर्क नहीं आता। ठीक है। तो ये आपने नॉर्मेलिटी चेक करा, नॉर्मेलिटी के साथ साथ में आपने ये भी चेक करा कि क्या लीनियर है क्या, तो लीनियर तो नहीं निकले काफी सारे डेटा। जो भी आपको बेस्ट लग रहा है इसमें, स्क्वायर रूट हो, लॉग हो, क्यूब हो, जो भी आपको करना है, मतलब आप अपने हिसाब से इनोवेटिव वे भी ला सकते हैं। इनोवेटिव वे मतलब जरूरी नहीं है कि मैंने अगर आपको बताया कि रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्मेशन है तो रेसिप्रोकल ही लगाना है, यानी अगर मैंने बोला कि आपको 1/x करना है तो 1/x ही करोगे, या लॉग करना है तो लॉग ही करोगे, या स्क्वायर करना है तो स्क्वायर ही करोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आप चाहिए तो इसको एक्स क्यूब भी कर सकते हो, x4 भी कर सकते हो, 1/x² भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यू कैन ट्राई आउट विद दीज थिंग्स, है ना। मैंने अभी आपको 4-5 दिखाए हैं जिसमें ये और बॉक्स कॉक्स और यूजुअल किया है, बट यू कैन ट्राई विथ हायर पावर एज वेल, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स आता है, आपको पता है कि मैथ्स में अलग अलग पावर्स होती हैं, उसके साथ में आप ट्राई कर सकते हो। आप एक्सपोनेंट भी ट्राई कर सकते हो, जरूरी नहीं कि लॉग ही करो, आप एक्सपोनेंशियल भी कर सकते हो। तो इट्स अप टू यू कि आप अलग अलग तरह से प्ले करो एल्गोरिदम के साथ, और उसमें देखो कि कौन से वाले से कौन सा वाला ट्रांसफॉर्मर लगा के डेटा थोड़ा ज़्यादा फिट हो रहा है। अगर वैसा हो रहा है यू आर फ्री टू डू इट। ठीक है, मैं क्लियर, एम आई क्लियर ऑन दैट पार्ट। कुछ भी आप ट्राई कर सकते हैं इसमें अलग अलग तरह का, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमाइजेशन। और जितने भी आपको मैंने बताया था कि कैगल पे ट्राई करना है, तो कैगल पे भी आप ट्राई करोगे तो ऐसे अलग अलग वेज में लोग ट्राई करते हैं, और उससे उनका रिजल्ट सुधरता है। तो यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट थिंग्स। ठीक है। अब वो करने के बाद नॉर्मेलिटी चेक कर रहे हैं, तो नॉर्मेलिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो पहला तो स्कैटर प्लॉट बना सकते हैं, या फिर क्यू प्लॉट होता है। तो क्यू प्लॉट भी एक ऐसा होता है जिसमें हम लोग नॉर्मेलिटी चेक करते हैं, या फिर नॉर्मल हिस्टोग्राम भी बना लोगे तो आपको नॉर्मेलिटी दिख जाएगी। जैसे ये हिस्टोग्राम है, तो ये हिस्टोग्राम हम लोगों को बनाना है, तो बनाने के लिए हम लोगों ने कोई एक नॉर्मल हिस्टोग्राम जो रहेगा वो ऐसा दिखेगा हमको। अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है तो उसका हिस्टोग्राम ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए।
अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ऐसा दिखना चाहिए, तो हम लोग अलग अलग हमारे जो डेटा पॉइंट्स है, अलग अलग हमारे जो वेरिएबल्स है उनको उठा रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि क्या वो वैसा है क्या। जैसे हमने सबसे पहले उठाया है डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, किसके ऊपर, आरएम वेरिएबल पे किया है। तो आरएम वेरिएबल पे ठीक ठाक सा पैटर्न हमको दिख रहा है, नॉट परफेक्टली नॉर्मल बट काइंड ऑफ नॉर्मल हमको दिख रहा है। तो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप ऑफ है थोड़ा सा। फिर आपने इसको बनाया है एल स्टेट को, तो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये हमारा राइट स्क्यूड डेटा आपके पास है। ठीक है, राइट स्क्यूड है। अब इसको अगर नॉर्मल में कन्वर्ट करना है तो अगेन आप ट्रांसफॉर्मर्स लगाओगे अलग अलग तरह के, तो उससे ये कन्वर्ट हो सकता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। इसी तरह से क्रीम में देखा तो ये तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इन्हीं के ऊपर क्यूक्यू प्लॉट्स बनाए, तो क्यूक्यू प्लॉट कैसे बनाओगे, क्यूक्यू प्लॉट बनाने के लिए प्लॉट होता है, प्रोबेबिलिटी प्लॉट, वो रन करोगे एसएनएस से, तो आपको जो भी रहेगा क्यूक्यू प्लॉट बन के आएगा। और अगर क्यूक्यू प्लॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब अगर कोई डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये थ्रू आउट ये रेड लाइन को फॉलो करेगा आपका डेटा। आपका डेटा अगर रेड लाइन को फॉलो कर रहा है तो वो परफेक्टली नॉर्मल है, क्यूक्यू प्लॉट हमारा ऐसा आएगा, नॉर्मल आएगा एकदम। ये तो हमारा डेमो डाटा था जो हमने बनाया था कि कैसा दिखना चाहिए, उसके लिए मैंने बना के दिखाया आपको। तो ऐसा दिखना चाहिए आपको, इवन कॉर्नर्स भी डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। अब आप एक एक करके उठाओगे, जैसे आरएम को उठाया आपने, तो आप देखो ये एकदम तो नहीं है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बट काइंड ऑफ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये हमारा जो डेटा है ये टेल्स के वहां से गड़बड़ा रहा है, तो परफेक्ट नॉर्मल नहीं है, एकदम बराबर से अच्छा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा कुछ ऐसा दिखता था आपको, पूरा रेड लाइन को फॉलो करता हुआ। ये वैसा तो नहीं है बट ठीक ठाक है। ठीक है, इसी तरह से आपने एल स्टेट के ऊपर रन किया यही प्लॉट, तो आप देखोगे कि पूरा ही क्यूड आना शुरू हो गया। मतलब ओवरऑल वही बात वापस आ रही है कि डेटा आपका पूरी तरह से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं है। यू कैन ट्राई आउट विथ, ये क्रीम को आपने देखा तो ये तो बहुत ही ऑफ है, तो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा नहीं है। ठीक है, नॉर्मली नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग तरह के ट्रांसफॉर्मेशन ट्राई कर सकते हो और उससे इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हो। जब आप इसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर दोगे एंड देन रिग्रेशन रन करोगे तो और भी अच्छा चलेगा। ठीक है, मैं आपको सर ये जो अपने को चेंज करना है या कन्वर्ट करना है सर, ये हर एक वेरिएबल को करना पड़ेगा? करेक्ट, हर वेरिएबल को ट्राई करना है, टेस्ट करना है और ट्रांसफॉर्म करना है। ओके सर, उसके बाद ही अपने को रन करना है ना रिग्रेडिटी? हाँ, उसके बाद रन करना, मतलब सी एक बार तो लीनियर रिग्रेशन रन कर दोगे आप, जैसे मैंने पिछली बार करके दिखाया था आपको, फिर उसको फर्दर इम्प्रूव करना है, ऑप्टिमाइज करना, तो ये सारी चीजें इस पे ट्राई कर सकते हो। उसमें भी गारंटी नहीं कि ये सब चीजें करने के बाद कोई बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा डेटा के ऊपर, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। सर ये केडी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट? हाँ, केडीई कहाँ पे दिखा एडी? ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट है ना जो इसके अंदर बीम अच्छा, से आगे और ऊपर है। एडी ये, यस सर ये। ओके, चलो इसको अपने काम कर लेते हैं ना, कोई भी समझने का तरीका ये है सबसे अच्छा। उसको कमेंट कर दो, रन करके देखो फर्क आएगा क्या, क्या फर्क दिख रहा है आपको? कुछ फर्क दिख रहा है क्या केडी लगाने का? मेरे को चेक करना पड़ेगा इसका मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, बट ये ऑप्शनल टाइप की चीज़ है मेरे लिए, कई बार मैं यूज़ करता हूँ कई बार नहीं करता हूँ। कुछ खास फर्क नहीं आ रहा है इसके अंदर केडी का, आपको चेक करना पड़ेगा। केडी कर्नल डेंसिटी एस्टिमेटर, ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही है, केडी नॉर्मली यूज करते हैं। मैंने कभी इस पे इतना वो देखा नहीं है, एस्टिमेटर है एक तरह का, उससे यूज करते हैं। आप थोड़ा सा इसको रीड करोगे आपको पता चल जाएगा।
ठीक है, बट एनीवेज ये आपको इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करवा के दिखाता हूँ मैं वेरिएबल का, और ठीक है। तो पावर ट्रांसफॉर्मेशन यो जॉनसन करवा के देखो फिट ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, और फिर डिस्ट प्लॉट बना के देखो कुछ फर्क आता है क्या। तो ये हमने बना के देखा, इसके अंदर डिस्ट प्लॉट है। अभी देखो यू जॉनसन लगाने के बाद कुछ फर्क दिखा के आपको, यू जॉनसन लगाने के बाद कुछ फर्क दिखा के। ये मैंने जो एसएनएस प्लॉट बनाया है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, ये आरएम के ऊपर बनाया था। चलो आरएम के ऊपर एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कैसा दिख रहा था। ये आरएम के ऊपर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट था, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारा प्लॉट है, ये यो जॉनसन लगाने के बाद है आरएम का। कुछ खास फर्क दिख रहा है क्या आपको? ज़्यादा फर्क तो नहीं दिखा, बट एक चीज़ अगर आप नोट करोगे यहाँ पे, तो पहले जो था वो छोटी वैल्यूज में था, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, और ये अभी जो है थोड़ा बड़ा वैल्यूज में आ गया। जब हमने इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करी तो ये आया है हमारे पास, ठीक है। तो ये एक जो था वो आरएम था, और एक ये यू जॉनसन के साथ था, थोड़ा वेरिएशन आया है, ठीक है। अगर इसका ज़्यादा आपको समझ में आना समझने को चाहिए कि कैसा फ़र्क आया है, तो एक और काम कर लो यहीं पे ही, ये आप इसको आरएम के साथ प्लॉट करके देख लो, तो आपको समझिएगा कि एक तो बिफोर और आफ्टर आया है। तो ये बिफोर और आफ्टर अगर आप देखोगे, तो ये जो था ये हमारा बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन है और ये आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो फर्क दिखेगा, या फिर ज़्यादा बेटर इसको दो अलग अलग उसमें ले लो, तो आपको समझेगा कि यो जॉनसन से फर्क आया है क्या ट्रांसफॉर्मेशन फर्क में, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिया, दो अलग अलग लगाता हूँ मैं, तो आपको समझेगा कि यो जॉनसन से फर्क आता है या नहीं आता है। ये बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन है, लेट्स प्लॉट आना था ना, पीएलटी डॉट शो आना चाहिए, सॉरी ये आया है। पीएलटी फिगर लेना पड़ेगा, पीएलटी शो लेना पड़ेगा, जस्ट एक मिनट लो। पीएलटी फिगर लेना पड़ेगा और पीएलटी शो लेना पड़ेगा। ये है पहले वाला, मतलब यो जॉनसन लगाने के पहले, ठीक है। अब बाद में दिखाता हूँ मैं कैसे फर्क आया है। ये पहले ऐसा था, और ये बात का, तो क्या इससे फर्क आया है ट्रांसफॉर्म करके? आप खुद ही देखो, सॉरी मैं चेंज करना भूल गया शायद, यहाँ पे फर्क क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ तो हमारे पास आया था, कुछ गड़बड़ लग रहा है। यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे डायरेक्ट फर्क है, ठीक है। शायद कुछ सिस्टम पिकअप नहीं कर पा रहा है, बट बिफोर और आफ्टर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। ये विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन है और ये विद ट्रांसफॉर्मेशन है, ज़्यादा अलाइंड है, ज़्यादा रेगुलर है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का फर्क आया है। इस तरह से आप वेरिएबल के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्रीम के ऊपर भी हम लगा के देखते हैं कुछ फर्क आता है क्या। डिस्ट प्लॉट और दूसरा वाला प्लॉट, ये देखो थोड़ा फर्क है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट थोड़ा फर्क तो है। ये बिफोर वाला है और ये आफ्टर वाला है, तो थोड़ा सा अलाइंड हुआ है, ज़्यादा ग्राफ की तरफ में आया है, ठीक है। तो ये आप ट्राई कर सकते हो। टी नॉट शो,
थोड़ा फर्क तो आया है यू जॉनसन लगा के, बट स्टिल वो बहुत ही ज़्यादा आउट है, तो इसमें बहुत उम्मीद रखना भी बेकार है। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो तो फर्क आता है। तो आप ट्रांसफॉर्म्ड डेटा यूज़ करो, और जब आप ट्रांसफॉर्म्ड डेटा यूज़ करोगे तो इस तरह से आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। ओके, कोई क्वेश्चन है इसमें? एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, चल अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया आपको। अब सो हम लोगों ने अजम्पशन ऑफ नॉर्मलिटी और अजम्पशन ऑफ लीनियरिटी वो दोनों चेक कर लिया। ठीक है, अब हम लोग एक मिनट, हाँ मैं चार्जर प्लग इन कर। अब हम लोग अगला जो रहेगा वो चेक करने वाले हैं होमोस्केडेसिटी, वो क्या होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आपसे पूछते हैं कि व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ लीनियरिटी, तो आपको ये सब चीज़ें बतानी रहेगी। फिर आपसे ये भी पूछते हैं कि चलो आपने बोला कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, लीनियरली होना चाहिए, तो क्या करते हो उसके लिए। तो उसके लिए आपको बताना पड़ता है कि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं अलग अलग तरह के, एंड देन वो ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल जो रहता है वो लीनियर मॉडल में पुट करते हैं। अब अगला हमारे पास है होमोस्केडेसिटी। तो होमोस्केडेसिटी का क्या मतलब होता है कि जो भी हमारे पास ये रहा, होमोस्केडेसिटी डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन इन विच एरर टर्म, मतलब जो भी हमारे पास एरर आ रहा है, ठीक है, या जो भी नॉइस है डेटा के अंदर की, यानी जो भी एरर है डेटा के अंदर का, वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ठीक है, वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। सो होमोस्केडेसिटी डिफाइंस एज अ सिचुएशन वेयर एरर टर्म, ओके, एरर टर्म इज द सेम अक्रॉस ऑल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे जो भी एरर टर्म है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। वो होमोस्केडेसिटी का टर्म या होमोस्केडेसिटी का कंडीशन आता है। जैसे होमोस्केडेसिटी ये रही, इसमें अगर आप देखोगे तो जो भी हमारा एरर है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द डेटा, कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हेट्रोस्केडेसिटी रहेगी। हेट्रोस्केडेसिटी मतलब यहाँ पे अच्छा ज्यादा हायर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे अनइवन है। तो ये जो है ये हेट्रोस्केडेसिटी कहलाता है। ये भी हेट्रोस्केडेसिटी कहला रहा है जिसके अंदर एरर टर्म यहाँ पे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ पे कम है। तो लीनियर रिग्रेशन में यही कहा गया है कि जो भी हमारा एरर है, एरर टर्म है, वो होमोस्केडेसिटी होनी चाहिए, यानी ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये होमोस्केडेसिटी कहलाता है। और मल्टीकोलिनियरिटी में आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूं। अब मैं गिवन डेटा पे अगर लीनियर रिग्रेशन रन करने की कोशिश करता हूं तो क्या जाता है। तो मैं ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट कर रहा हूं, लीनियर रिग्रेशन रन करने की कोशिश कर रहा हूं किस पे। मेरा एक्स वेरिएबल है क्रिम, एक्स वेरिएबल में CRIM ले रहा हूँ, और वाई वेरिएबल ले रहा हूँ प्राइस। सेम चीज आप ट्राई कर सकते हो एयरबीएनबी डेटा पे भी, जो मैंने आपको एयरबीएनबी जो मैंने दिया है उस हेलो सर, वॉइस सर। या सॉरी। तो मैं यही कह रहा था कि अभी हम लोग क्रिम और प्राइस के ऊपर ये रन करके देख रहे हैं। तो इसमें हमने एक्स ट्रेंड वाई ट्रेंड लिया है, ठीक है, और लीनियर रिग्रेशन रन करके देखते हैं। नॉर्मल वाला रन किया, ठीक है, और उसके बाद मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करते हैं, यानी प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो ये जब आपने मॉडल डॉट प्रिडिक्ट किया तो वाई प्रिडिक्ट आपके पास आया है। अब एरर टर्म की जो मैं बात कर रहा था, एरर टर्म यानी होमोस्केडेसिटी चेक करने के लिए, तो होमोस्केडेसिटी अगर आपको चेक करना तो कैसे चेक करोगे। टेस्ट और प्रिडिक्टेड दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही एरर होता है। तो टेस्ट और प्रिडिक्टेड के बीच का जो डिफरेंस है वो एरर है। ये रहा हमारा एरर टर्म, ठीक है। तो उसको आपने प्लॉट किया आपके एक्स वेरिएबल के साथ। तो ये एक्स वेरिएबल और एरर दोनों के बीच में जब आप स्कैटर प्लॉट बनाओगे तो ये स्कैटर प्लॉट इस तरह का आया है, जो कि थोड़ा अगेन इवनली अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा हेट्रोस्केडेसिटी आपके पास है। ठीक है, तो एरर टर्म वर्सेस एक्स के बीच में अगर आपने लगाया है तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर होता तो होमोस्केडेसिटी होता, फिलहाल हेट्रोस्केडेसिटी हमारे पास है। एरर कैलकुलेट करोगे मीन स्क्वायर्ड एरर, तो ये हमारे पास आया 76, जो कि बहुत हाई एरर है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक मॉडल रन करके फिर से देख लिया। अब आप उसी को एड्रेस्ड, यानी ह्यू जॉनसन जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया था उस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ अगर मॉडल रन करते हो तो क्या कुछ फर्क आता है क्या, वो चेक करना चाहते हैं अगर हम लोग, तो देखते हैं क्या होता है। जब आपने ह्यू जॉनसन ट्रांसफॉर्मेशन किया, देखो आपको डायरेक्ट इफेक्ट दिख रहा है। ह्यू जॉनसन ट्रांसफॉर्मेशन किया तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद आप देखो एरर जो था वो थोड़ा ज्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है पहले के कंपैरिजन में। एंड दीज आर द स्मॉल थिंग्स व्हिच एक्चुअली इंप्रूव्स योर मॉडल। तो अगर आप देखोगे तो पहले ह्यू जॉनसन के पहले अगर आपने रन किया था तो आपका जो भी डेटा था वो हेट्रोस्केडिसिटी थी आपके पास, यानी एरर जो थे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थे। मैं आपको बताया था कि ऐसे होने चाहिए। आइडियल केस है, कभी भी ऐसा होगा नहीं। आइडियल केस है मतलब बहुत ही कम डेटा में ऐसा आपको मिलेगा, बट ट्राई टू गेट एज क्लोजेस्ट टू दिस एज पॉसिबल। इसके जितना क्लोजर आप ला सकते हो उतना लाने की कोशिश करो। पहले हमने देखा विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन तो आपके पास एरर टर्म कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड थी, बट अगर आपने उसी को ही कन्वर्ट करके देखा ह्यू जॉनसन में तो आपके पास अब थोड़ा ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा मिल गया, विच इज बेटर देन द अर्लियर वन। ठीक है, सो दिस इंडिकेट्स कि आपने मॉडल को थोड़ा इंप्रूव किया है या जो भी अजम्पशन है उसको फॉलो किया है। जब मीन स्क्वायर्ड एरर आप ट्राई करोगे तो मीन स्क्वायर्ड एरर थोड़ा सा बड़ा है, बट दैट्स फाइन। सेम चीज आप क्रिम पे भी ट्राई कर लो, और क्रिम पे ट्राई करने के बाद लॉग ऑफ क्रिम पे ऊपर हम लोग डाल के देखते हैं। तो ये क्रिम के साथ में आपने किया, ट्राई किया, मीन स्क्वायर्ड एरर ज़्यादा है बट अगेन डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा अनइवन है। इट्स ओके, मतलब ये जो ज़्यादा बैलेंस्ड आपके पास डेटा है। ठीक है, ये नॉर्मल क्रिम का डेटा है, लॉग क्रिम का नहीं है। तो ये नॉर्मल क्रिम के लिए आपने बनाया वेरिएबल के लिए। अब उसी को आपने इनवर्स क्रिम करा। इनवर्स क्रिम कैसे किया, तो 1 लेके, ये देखो 1 बूस्टन डेटा। तो इसलिए इनवर्स क्रिम के ऊपर आप रन करके देख रहे हो तो ये इनवर्स क्रिम के ऊपर ही आ रहा है। ये बराबर नहीं चला है, थोड़ा एरर इसने और बढ़ा दिया है। क्या ये लॉग वाला था क्या, सॉरी ये लॉग क्रिम था, ये प्लेन क्रिम नहीं था, ये लॉग लिया था हमने, तो ये लॉग क्रिम का है। तो लॉग क्रिम ज़्यादा सही चला है इनवर्स क्रिम की जगह पे। ये हमारा लॉग क्रिम है जो थोड़ा बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये इनवर्स क्रिम है। और एरर भी देखोगे तो इनवर्स में ज़्यादा है और लॉग में एरर कम है। ठीक है, इसी को नॉर्मल तरीके से भी करते थे विदाउट एनी ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या आता वो भी देख लेते हैं हम लोग। क्रीम हमने यहाँ पे लिया था क्या, अच्छा ये ह्यू जॉनसन क्रीम भी लिया हुआ है हमने। तो ह्यू के साथ आप देख रहे हो तो एरर आपके पास और कम आया है, 81 आया है। तो इससे आपको क्या समझ रहा है कि एरर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सुधरते जा रहा है। नॉर्मल के साथ एरर और भी कम है क्रीम पे, बट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन चेक विथ। ये आपने देखा हेट्रोस्केडेसिटी वर्सेस होमोस्केडेसिटी। एंड देन लास्ट वाला है मल्टीकोलिनियरिटी। तो मल्टीकोलिनियरिटी मतलब क्या हुआ, तो मल्टीकोलिनियरिटी मैंने आपको बताया था, मल्टीकोलिनियरिटी दैट इज द फोर्थ हमारे सीक्वेंस में थर्ड वाला। हमने ये देख लिया, ये देख लिया और फोर्थ देख लिया, अभी थर्ड वाला देख रहे हैं। तो मल्टीकोलिनियरिटी है आपके पास या नहीं है, वो कैसे चेक कर सकते हो। तो मल्टीकोलिनियरिटी चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोरिलेशन प्लॉट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बोस्टन डेटा सेट आपने लिया और इसमें आप मल्टीकोलिनियरिटी चेक कर रहे हो अलग अलग डेटा के बीच का। कैसे चेक करते हैं मल्टीकोलिनियरिटी, तो कोरिलेशन प्लॉट। ठीक है,
तो कोरिलेशन मैट्रिक्स आपने बनाया और चेक कर रहे हो कि क्या दो वेरिएबल एक दूसरे से कोरिलेटेड है क्या। अगर ये वैल्यूज हैं वेरिएबल्स की जैसे यहाँ पे, तो आपको हाईली कोरिलेटेड या लो कोरिलेटेड आपको मिलेगा। मैट्रिक्स थोड़ा पहचानना मुश्किल है तो इसलिए आप कोरिलेशन प्लॉट बना सकते हैं यहाँ पे। तो ये कोरिलेशन प्लॉट आप बनाए, हीट मैप बनाया। हीट मैप में आपको दिखेगा ज़्यादा कोरिलेटेड है क्या, ज़्यादा लाइटर शेड है मतलब कोरिलेटेड है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा ये ठीक ठाक कोरिलेशन दिख रहा है टेक्स्ट वर्सेस इंडेक्स का, टेक्स्ट वर्सेस इंडेक्स का। अगर आपको कंफर्म करना है तो रेड और टेक्स्ट भी आप देखोगे तो रेड है और टेक्स्ट है। टेक्स्ट किधर है, ये रहा रेड और टेक्स्ट। ये देखो रेड और टेक्स्ट के बीच में बहुत ज़्यादा कोरिलेटिविटी है, 91% है। दिख रहा है आपको वाइट वाइट, बहुत हाईली कोरिलेटेड है। अगर इसका आप लीनियर प्लॉट बना के देखते हो तो कैसा दिखता है वो, ये भी आप देख लो। लीनियर प्लॉट ऐसा स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है, ये ऐसी नहीं ऐसी दिखा रहा है, विच इज़ काइंड ऑफ कोरिलेटेड। बट आई थिंक कि ये कोरिलेशन शायद इसलिए भी है कि वैल्यू में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। रेड की जगह मैं एक बार चेक करता हूँ टेक्स्ट वर्सेस INDUS का। सो INDUS, इनके बीच में कुछ कोरिलेशन है क्या, खास नहीं है बट है यहाँ पे ठीक ठाक सा कोरिलेशन। अभी कोई दूसरा देखते हैं जिसमें बिल्कुल कोरिलेशन नहीं दिख रहा हो यहाँ पे या बहुत कम हो, जैसे PTR रेशो, PT रेशो। तो PT रेशो डालता हूँ मैं क्रीम के साथ में, PT रेशो वर्सेस क्रीम। तो PT रेशो वर्सेस क्रीम कोरिलेशन नहीं है बिल्कुल भी, मैंने ऐसा प्रेडिक्ट किया था। देखो यहाँ पे थोड़ा अजीब ही बन रहा है, ये ऐसा और ऐसा जा रहा है, मतलब वेरी लो कोरिलेशन। ठीक है, तो ये इस तरह से आप कोरिलेशन निकाल सकते हो, उससे आपको थोड़ा इंडिकेशन मिलता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोरिलेशन अगर आपके पास आ गया है तो उस कोरिलेशन को कैसे एड्रेस कर सकते हो। अगर मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम आपके पास आ गई है डेटा में, तो हाउ टू एड्रेस मल्टी कोलिनियरिटी। सो मल्टी कोलिनियरिटी को एड्रेस करने के लिए हमारे पास एक और मैट्रिक्स होता है जिसको बोलते हैं वेरिएबल इन्फ्लेशन फैक्टर, VIF। जैसे यहाँ पे मेरे पास जो डेटा सेट था उस पर मैंने कोलिनियरिटी देखा, हमारे पास जो डेटा सेट Airbnb वाला था उसके ऊपर कोलिनियरिटी देखा, मल्टी कोलिनियरिटी देखा। ठीक है, कहाँ गया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, तो मल्टी कोलिनियरिटी चेक करना था मुझे, तो वो हमने यहाँ पे देखा था। कहाँ पे, ये हमारे पास डेटा था। तो इसमें अगर आपने देखेंगे तो मल्टी कोलिनियर वेरिएबल दिख रहे होंगे थोड़े से, लाइक बेडरूम वर्सेस बाथ, अकोमोडेशंस, अकोमोडेट्स वर्सेस बेडरूम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम इसमें है। मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम को एड्रेस करने का एक तरीका होता है और वो होता है वेरिएबल इन्फ्लेशन फैक्टर, VIF। तो मैं अभी VIF चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो VIF क्या होता है, VIF इज कॉल्ड एज वेरिएबल इन्फ्लेशन फैक्टर। वो मल्टी कोलिनियरिटी को चेक करने की के बताता है। अगर किसी वेरिएबल के लिए VIF की वैल्यू 5 से ज्यादा है, सो दैट इंडिकेट्स द मल्टी कोलिनियरिटी इन द डेटा। ठीक है, तो चलो चेक हम लोग करते हैं कि हमारे पास मल्टी कोलिनियरिटी है क्या VIF के थ्रू। हमारे पास डेटा फ्रेम तो X है, ये X डेटा फ्रेम है हमारे पास। इसमें भी ऑफ कोर्स हमारे पास बहुत सारे ऐसे कैटेगरिकल है, तो ये कैटेगरिकल वेरिएबल जब भी आते हैं हमेशा गड़बड़ करते हैं लीनियर रिग्रेशन में। तो सारे जो अजम्पशंस और बाकी के जो टेस्ट आप करते हो, चेक करते हो, वो सारे ऑल ओवर दिखते हैं कैटेगरिकल वेरिएबल्स। तो कैटेगरिकल वेरिएबल मतलब इस तरह के वेरिएबल पे ज़्यादा टेस्ट मत करना, जो भी करना है इधर करना। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पास डेटा है अवेलेबल, Airbnb वाला डेटा, वो भी बहुत सा कैटेगरिकल वेरिएबल के लिए ही है, बहुत सारे कैटेगरिकल वेरिएबल ही है, इसलिए इसमें हमारे पास रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आएंगे कहीं पे भी, पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सभी कैटेगरिकल है। न्यूमेरिकल या कंटिन्यूस होता तो काफी अच्छा चलता। ठीक है,
फिलहाल VIF कैसे चेक करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमने सिर्फ कॉलम चेक करे यहाँ के, और कॉलम चेक करने के बाद यहाँ पे अब हम लोग VIF लगाएंगे, वेरिएबल इन्फ्लेशन फैक्टर। ठीक है, तो वेरिएबल इन्फ्लेशन फैक्टर आपको लगाना है। कैसे लगाओगे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्टेट्स मॉडल में से वेरिएबल इन्फ्लेशन फैक्टर नाम का फंक्शन इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो आपने इंपोर्ट किया और फिर VIF डाटा नाम की एक डेटा फ्रेम बनाई। उसमें आपने क्या करा, तो उसमें अपने कॉलम्स के नाम डाल दिए सारे। तो ये कॉलम के जो भी नाम थे हमारे डेटा फ्रेम में, विच इज एकोमोडेशन, बाथरूम, रिव्यू रेटिंग, बेडरूम, दिस दैट, जो भी हमारे पास कॉलम के नाम थे वो सारे डाल दिए। ये फीचर्स में डाल दिए, फीचर्स नाम के कॉलम में। तो फीचर नाम का एक कॉलम बनाया, उसमें ये सारे कॉलम के नाम डाल दिए। डालने के बाद आपने क्या करा, वेरिएबल इन्फ्लेशन फैक्टर ये फंक्शन कॉल किया और सारी वैल्यूज जो थी हमारे पास डेटा की, वो वैल्यूज इसके अंदर हमने पास कर दी। और फिर उसके बाद एक लूप चला दिया, यानी पहला वैल्यूज लिया, उसके ऊपर रन किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, चौथा किया, और सबकी जो वैल्यूज आ रही है वो VIF में डालती है। फाइनली जो भी हमारे पास रिजल्ट आया वो मैं आपको शो कर रहा हूँ। और ये देखो आप, तो VIF अगर 5 से ज्यादा है मतलब मल्टी कोलिनियरिटी है। इसका मतलब अकोमोडेट्स, बाथरूम, नंबर ऑफ बेड्स एंड बेडरूम्स, ये सभी मल्टी कोलिनियर दिख रहे हैं, काफी मल्टी कोलिनियरिटी है। एंड देन रिव्यू स्कोर रेटिंग, ये थोड़ा मेरे को आउट ऑफ लॉजिक दिख रहा है कि ये मल्टी कोलिनियर क्यों आ रहा है, वो मुझे समझा नहीं। बट अकोमोडेट्स, बाथरूम, बेडरूम, ऑफ कोर्स ज्यादा एकोमोडेट्स होंगे, ज्यादा बाथरूम होंगे, ज्यादा बेडरूम होंगे, ज्यादा बेड्स होंगे, ये चारों एक दूसरे से रिलेटेड मुझे दिख रहे हैं, और ये हाई VIF भी दिखा रहे हैं। बाकी अदर चीजें जो है वो एक दूसरे से कोरिलेटेड नहीं है। रिव्यू स्कोर्स हाईली कोरिलेटेड क्यों आ रहा है, आई कांट एक्सप्लेन राइट नाउ, बट ये डेटा बोल रहा है तो वी हैव टू बिलीव द डेटा। तो VIF है यहाँ पे ज्यादा, 5 से ज्यादा जिसका भी है उसको हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को रिमूव कर देते हैं। मल्टी कोलिनियरिटी जब भी प्रॉब्लम दिखेगा आपको, तो मल्टी कोलिनियरिटी को एड्रेस करने का तरीका क्या है, जो वेरिएबल कोरिलेटेड दिखते हैं उनको रिमूव करते जाओ, और रिमूव करके बचे हुए वेरिएबल पे फिर आपको मॉडल रन करना है। ठीक है, तो मॉडल कब रन करना है, बचे हुए वेरिएबल्स पे रन करना है आपको। जो वेरिएबल आपको दिखते जा रहे हैं उनको रिमूव करते जाएंगे। समझे आप लोग? ठीक है, सो जो वेरिएबल आपको दिख रहे हैं उनको, जिनमें भी इन्फ्लेशन दिख रहा है उनको रिमूव करते जाएंगे हम लोग। तो लेट्स रिमूव वेरिएबल्स वन बाय वन। एक बार में एक ही रन करना है, जिसमें भी हाईएस्ट वैल्यू दिख रही पहले उसको रिमूव करो। जैसे अकोमोडेट्स है तो अकोमोडेट्स को रिमूव किया, और फिर वापस से चेक करना रहेगा। ये रिमूव कर दिया मैंने। अकोमोडेट्स को कैसे रिमूव किया, डॉट ड्रॉप फंक्शन लगा के, तो x डॉट ड्रॉप और अकोमोडेट्स इसको किया मैंने, रन किया, रिमूव हो गया। और रिमूव होने के बाद फिर से बचे खुचे पे VIF रन किया। तो अब मैंने जैसे ही बचे खुचे पे रन किया तो आप देखो, अब मेरे पास बाथरूम, बेडरूम, बेड्स और रिव्यू रेटिंग, ये 4 बचे हैं। इसमें से फिर मैंने रिव्यू रेटिंग को हटाया और फिर VIF रन किया। तो ये आपको साइकिल चलाते जाना है जब तक कि सारे वेरिएबल्स 5 से नीचे नहीं आ जाते। आप चाहिए तो 10 भी रख सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। अब ये 3 बचे, इनके ऊपर फिर से एक रिमूव करो। लाइक बेड्स मैंने रिमूव किया और फिर से VIF रन किया। एक बार में सब मत रिमूव कर देना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक के कारण एक हटता है तो दूसरा अपने आप नॉर्मल हो जाता है, वो भी होता है, इसलिए एक एक करके रिमूव करना है। फिर ये करा बाथरूम को और फिर रन किया। ठीक है, अब ये मेरे पास देखेंगे तो सारा एक जैसा हो गया है, बट एक इससे एक प्रॉब्लम मेरे पास क्रिएट हो गई। मैंने सब रिमूव तो कर दिए एज पर द रूल्स और जो भी अपना थंब रूल्स होते हैं, बट मैं खुद एक मुसीबत में इसमें फंसा हूँ। और वो मुसीबत क्या है कि अगर आप एक्चुअली वेरिएबल्स देखोगे तो अब मेरे पास रूम टाइप, प्राइवेट और शेयर्ड, मतलब ये तो रूम टाइप नाम का एक वेरिएबल था जो कि कैटेगरिकल वेरिएबल है। कैंसिलेशन पॉलिसी कैटेगरिकल वेरिएबल, क्लीनिंग फ्री कैटेगरिकल वेरिएबल, इंस्टेंट बुकेबल कैटेगरिकल वेरिएबल, नंबर ऑफ बेडरूम्स कैटेगरिकल वेरिएबल। तो मैंने चलो VIF तो हटा दिया समझाऊं, अपना जो थंब रूल्स होते हैं, जो थ्योरी होती है उससे मल्टी कोलिनियरिटी तो मैंने हटा दी। बट जब मैंने हटाने के बाद चेक किया तो मेरे पास अभी कोई भी कंटिन्यूअस वेरिएबल बचा ही नहीं।
और अगर आपके पास कंटिन्यूअस वेरिएबल नहीं है तो आप लीनियर रिग्रेशन के बारे में बहुत कुछ नहीं सोच सकते, राइट। तो मैंने VIF आंख बंद करके हटाया, या जो भी हमारे पास थंब रूल थे उनको फॉलो करके हटाया, बट एक नई मुसीबत है कि उससे हमारे पास वेरिएबल भी कुछ खास नहीं बचे, और जो भी बचे वो कैटेगरिकल बचे, मतलब हमारा डेटा ज़्यादा कुछ काम का नहीं। इससे मैं अभी बोल सकता हूँ कि आपका एल्गोरिदम ज़्यादा इंप्रूव नहीं होगा, इनफैक्ट डिग्रेड ज़्यादा हो सकता है, डिग्रेड हो सकता है, इंप्रूव नहीं हो एल्गोरिदम VIF हटाने से। ठीक है, तो जब आप ये सब प्रैक्टिस फॉलो करते हैं तो थोड़ा सा डेटा पे भी ध्यान रखना, आंखें खुली रखना, तब आप फॉलो करो तो ज़्यादा फायदा करेगा ये, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, एनीवेज, बट ये एक तरीका था मल्टी कोलिनियरिटी रिमूव करने का। अभी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, वी आर फ्री टू डिस्कस नाउ। बट यहाँ हमने अजम्पशंस ऑफ लीनियर रिग्रेशन क्या होते हैं, और अगर अजम्पशंस ऑफ लीनियर रिग्रेशन फॉलो नहीं होते तो हम क्या करते हैं वो मैंने आपको बताया। अगर आपको टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी, लीनियरिटी और होमोस्टैटिसिटी करना है तो आप वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन करो, एंड ट्रांसफॉर्मेशन माइट बी लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, स्क्वायर ट्रांसफॉर्मेशन, यो जॉनसन ट्रांसफॉर्मेशन, और भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताए मैंने। वो सब ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो, उससे वेरिएबल थोड़े ठीक हो जाते हैं। एंड देन अगर मल्टी कोलिनियरिटी फॉलो नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप जो रहेगा VIF का यूज करो, वेरिएबल इन्फ्लेशन फैक्टर का। ठीक है, या फिर आप जो भी वेरिएबल कोलिनियर दिख रहे हैं उनमें से दो में से एक को ड्रॉप कर दो। ये तरीके होते हैं ऑप्टिमाइजेशन करने के। ऑलराइट, अब कोई क्वेश्चन हो तो पूछो आप मुझसे। एनी क्वेश्चन गाइस? हेलो सर, हाँ बोलिए। अभी कंटिन्यूअस वेरिएबल तो नहीं है, तो रिग्रेशन कैसे रन होगा? रिग्रेशन रन जरूर हो जाएगा बट रिजल्ट नहीं देगा। रिग्रेशन रन होगा बट रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, दैट इज फॉर श्योर। तो उसके लिए फिर हमारे पास दूसरे रिग्रेशन होते हैं, मतलब ये तो हमने लीनियर रिग्रेशन, अभी रिग्रेशन रन नहीं कर रहे हैं हम लोग लीनियर रिग्रेशन रन कर रहे हैं। लीनियर रिग्रेशन के लिए लीनियरिटी वगैरह लगता है, बट दूसरे तरीके भी रिग्रेशन के विच इज कॉल्ड एज CART, दैट इज क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन एल्गोरिदम, या फिर SVR सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, या फिर रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन, ये रन करके देख सकते हैं। लॉजिस्टिक भी होता है ना? लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है बट वो क्लासिफिकेशन के लिए होता है, वो रिग्रेशन नहीं होता, नाम उसका लॉजिस्टिक रिग्रेशन है बट वो होता क्लासिफिकेशन है। बट अदर टाइप ऑफ रिग्रेशन ये हमारे पास होते हैं। तो आप क्या करो कि लीनियर रिग्रेशन रन करो, उसमें रिजल्ट देखो नहीं आ रहे बराबर से, आपने सब करके देख लिया, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसी के ऊपर CART रन कर लो, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन रन कर लो, रैंडम फॉरेस्ट कर लो, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन, और फिर उनको कंपेयर करो, कुछ अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा तीनों चार्ट में से। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इम्प्रूव करते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन, अकेला रिग्रेशन, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है इंडस्ट्री में या बहुत सारे लोगों के बीच में कि रिग्रेशन मतलब लीनियर रिग्रेशन, ऐसा नहीं होता। रिग्रेसर हमारे पास बहुत सारे हैं। लीनियर रिग्रेशन बहुत अच्छा काम करता है अगर आपके पास डेटा कंटिन्यूअस रहेगा और लीनियर रहेगा तो बहुत अच्छा काम करेगा, बट तब अगर वो काम नहीं कर रहा तो आप क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री पे चले जाओ, वो अच्छा काम करता है काफी। SVM काम करता है, SVR काम करता है, या रैंडम फॉरेस्ट काम करता है, फिर उनको कंपेयर कर लो, आ जाएगा आपको रिजल्ट अच्छा। ठीक है, तो इसलिए ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं तो आप बोलोगे लीनियर रिग्रेशन सीखा हमने, उसमें क्या है, वो 2 कमांड तो रन करी वो हो गया क्या प्रोजेक्ट? नहीं, ऐसा नहीं होता। इंप्रूव करना पड़ता है डेटा को कंटिन्यूअसली, और उसमें डेज बाय डेज लगते जाते हैं डेटा साइंटिस्ट को। इसलिए हर बार हम लोग क्या बोलते हैं, हर डेटा साइंटिस्ट के लिए अगर आप पूछोगे तो एक ही चीज बोलता है कि डेटा साइंस साइंटिस्ट का जो टाइम जाता है वो किस में जाता है, 80% टाइम जो रहता है ना वो डेटा प्रिपरेशन में जाता है। और हमने भी वही किया अभी इतने टाइम में, डेटा प्रिपरेशन ही किया है, डेटा ट्रीटमेंट ही किया, डेटा मैनिपुलेशन नहीं बट इम्प्रूवमेंट ही किया। और 20% जो टाइम रहता है वो मॉडल रन करने में जाता है। तो ऑफ कोर्स क्योंकि उसके अंदर आपको 2 ही कमांड तो रन करनी है, ये आपके फिक्स स्टेप है, तो वो 20% टाइम रहता है, बट 80% टाइम इसमें जाता है, इसलिए जाता है। ठीक है,
कोई डाउट अभी इसमें, कोई क्वेश्चन? ठीक है गाइस, सो दिस इज समथिंग आई कॉल इट एज अ लीनियर रिग्रेशन। यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन हम लोग खत्म करते हैं। तो हम लोगों ने रिग्रेशन खत्म किया, अब हम लोग बढ़ेंगे क्लासिफिकेशन की तरफ। तो नेक्स्ट डिस्कशन जो भी होगा हमारा क्लासिफिकेशन मॉडल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, विच इज गोइंग टू बी टुमारो। हम लोग क्लासिफिकेशन मॉडल स्टार्ट करेंगे, और साथ ही साथ दिस इज गोइंग टू बी दिवाली वीक, सो नेक्स्ट वीकेंड जो रहेगा वी आर गोइंग टू कीप इट एज अ हॉलीडे, ठीक है, फॉर दिवाली, बिकॉज पोस्ट दिवाली बहुत सारे फंक्शंस वगैरह होते हैं। तो नेक्स्ट वीकेंड जो रहेगा सब लोग बिजी रहेंगे, तो वी आर गोइंग टू कीप इट एज अ दिवाली हॉलीडे नेक्स्ट वीकेंड, ठीक है। तो नेक्स्ट वीकेंड दिवाली हॉलीडे होगा। कल हम लोग फिर से मिलेंगे और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हम लोग फिर रिज्यूम करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सर ये तो जो डाटा कलेक्ट हम करते हैं, हाँ, ये सीसीटीवी कैमरे का डाटा या सेंसर का डाटा ये भी आएगा ना इसमें? आ सकता है, वो आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो पहले यूज केस, बिजनेस केस समझो, उसके हिसाब से आप लोग प्रॉब्लम डिसाइड कर सकते हो। सीसीटीवी का डेटा लोगे तो सीसीटीवी का डेटा आपको क्या देगा? टाइम देगा, और क्या देगा? इमेजेस देगा लोगों की। तो इमेज क्या लीनियर रिग्रेशन में काम करती है? नहीं करती। क्लासिफिकेशन में करती है? प्रोबेबली नहीं, अगर आपका नॉर्मल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है तो उसके लिए कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क आपका यूज होता है, वहां से आप यूज कर सकते हो, उसको कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट में, है ना। सर हाँ बोलिए। वो कार्ट और एसवीआर का कुछ ये मटेरियल मिल सकता है? मैं अभी बताऊंगा, अभी ये सब आएगा। पहले मैं कार्ड ओके बताऊंगा क्लासिफिकेशन में, फिर रैंडम फॉरेस्ट सिखाऊंगा आप लोगों को क्या होता है, सपोर्ट वेक्टर मशीन ओके सिखाऊंगा। फिर उसमें अगर रिग्रेशन रन करना तो सिर्फ आपको कमांड का नाम चेंज करना है, रिग्रेशन भी रन हो जाता है, बट बेस ओके कंसेप्ट ओके पहले सीखना पड़ेगा, ओके ठीक है। बट यस, अगर आपको करना है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कमांड होती है, वो आप यूज कर सकते हैं, जिससे मैंने यहाँ पे रखा होगा किसी न किसी में मॉडल इंप्रूवमेंट के टाइम पे। ये रहा, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन रन करना है तो सीधे ये लिखना है आपको कमांड, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन। बट अगर मैं ये रन करूंगा तो आप पूछोगे मैक्स डेप्थ क्या होता है, रैंडम स्टेट क्या होता है, एस्टिमेटर क्या होता है, तो फिर आपको समझाना पड़ेगा क्या होता है। तो वो डिटेल में जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। इसी तरह से मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पे वो भी रखा होगा, एक और एल्गोरिथम था, ग्रेडियंट बूस्टिंग भी होता है, ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर। तो अब ग्रेडियंट बूस्टिंग क्या होता है आप वो पूछोगे, ठीक है। तो ये सब आएगा क्लासिफिकेशन में, जब वो आएगा तो उसके अंदर सिर्फ आपको कमांड चेंज करनी है, ऑटोमेटिकली रिग्रेसर रन हो जाता है, ठीक है। चलिए गाइस, तो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। कल वापस मिलते हैं, कल क्लासिफिकेशन के लिए बढ़ेंगे, ठीक है। सर ये शीट सर ये व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा सर। ऑफ कोर्स, ये शीट में व्हाट्सएप पे डालूंगा। और क्लासिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आई वुड रिकमेंड कि जो भी रिलेटिवली न्यू है एक्सपीरियंस वाइज, सो दे कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर देयर इंटरव्यूज, और थोड़ा थोड़ा अपीयर करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि प्रेशर लेवल पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती नहीं है, थोड़ा बहुत भी आपको पता रहता है तो दे आर गुड टू गो। मेजरली पाइथन पे वो लोग फोकस करते हैं। मैंने आज बहुत सारी ओपनिंग्स डाली है अलग अलग कंपनी की जो फ्रेशर लेवल की थी, यू कैन अप्लाई फॉर दैट एज वेल। और जो लोगों को थोड़ा टाइम भी हो गया है, दे कैन ऑल्सो ट्राई आउट फॉर समथिंग, अपना रिज्यूमे बना के डाल सकते हैं नौकरी पे, उससे कॉल जनरेट होती है। बट थोड़ा सा आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा, तो क्लासिफिकेशन के बाद आप जस्टिफाई कर सकते हैं। सर जो आपने आज जॉब एप्लीकेशंस डाली है सर, उसमें अभी हम अप्लाई कर दे क्या, या क्लासिफिकेशन आप पढ़ाने के बाद करें? करना शुरू कर दो थोड़ा थोड़ा, एक आधी अगर कॉल जनरेट होता है तो ट्राई टू अप्लाई, बट क्लासिफिकेशन के बाद थोड़ी और अच्छी स्थिति में आप हो गए तो क्लासिफिकेशन के बाद कर लो, नहीं तो पाइथन के बेसिस पे कर सकते हो आप लोग। हाँ मतलब मीन सर, ये आपने जो भी अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज ये इसको एज अ प्रैक्टिस कर दे चाहिए तो समझना है अगर आपको कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आपका पाइथन अच्छा है तो आई कैन से बेस्ड ऑन आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि वो ट्रेनी और इंटर्न्स के लिए है, तो ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी उसमें ले लेते हैं। उनको ज्यादा चाहिए ना, उनको पता है कि हम लोग सिखा देंगे, बाद में वो आएगा, जैसे ही आप ज्वाइन करोगे वहाँ पे भी ट्रेनिंग होती है तो उसमें सिखा देते हैं। तो यू कैन अप्लाई इफ यू आर अ फ्रेशर। ओके सर, है ना। और बोल सकते हो कि हम अभी लर्न कर रहे हैं बाकी चीजों का, यू कैन से दैट। पर Yes, पाइथन में थोड़ा स्ट्रांग रहना, उसमें पाइथन के ऊपर वो काफी क्वेश्चन पूछेंगे।
है ना, पाइथन sir. या आर जो भी रहता है। ठीक है, तो उस पर आप वेबसाइट पे जाके ढूंढो, डायरेक्ट अप्लाई करो। मैंने काफी सारा आपको डाला है, कंपनी की वेबसाइट पे डालो, वहाँ पे अपना करियर वाले में फिल कर सकते हो, यू मे गेट आउट। ठीक है, और नौकरी पे भी डाल सकते हो, नौकरी और इंडीड पे, इफ यू आर अ फ्रेशर, या अगर आप एज अ परस्यूअर या लर्नर अप्लाई करना चाहते हो, यू कैन अप्लाई फॉर इट, यू मे गेट बेस्ड ऑन पाइथन। बट पाइथन बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है इन सब, ठीक है, क्योंकि कुछ तो आपके पास स्ट्रॉन्ग रहे, पाइथन स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपका पॉइंट अच्छा मिलेगा। ठीक है, ठीक है गाइस, सो थैंक यू ऑल एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।